हेलो फ्रेंड्स, आइए आज सिंटैक्स क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से कंजक्शन का चैप्टर जो है इसकी सारी एक्सरसाइज का एक मैं मास्टर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं नाउन से लेकर प्रीपोजिशन के सभी एक्सरसाइज अलग अलग भी पढ़ा चुका हूँ। सबकी एक मास्टर वीडियो भी बना दिया हूँ ताकि आपको परीक्षा के दौरान बार बार खोजना ना पड़े, या फिर आप नहीं देखें तो डायरेक्ट मास्टर वीडियो नाउन प्रीपोजिशन सिंटैक्स का जिस नाम से भी सिंटैक्स प्रीपोजिशन मास्टर वीडियो सिंटैक्स एडवर्ब मास्टर वीडियो किसी भी नाम से आप सर्च करेंगे तो पूरा आपको एक साथ मिल जाएगा। तो आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं एक मास्टर वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको बार बार कंजक्शन की सारी वीडियोज अलग अलग ना देखना पड़े। एग्जाम के समय आप रिवीजन करेंगे, बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। तो ये एक्सरसाइज नंबर 19 से लेके जो है आपको जो है 21 तक, देखिए 21 तक जो है इसमें जो है कंजक्शन पर आधारित है। और उसके बाद जो है 21 देखिए यहाँ पर आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये भी मल्टीपल चॉइस भी इसमें है 21 और बाकी सब वैसे हैं। और उसके बाद 21 के बाद एक्सरसाइज नंबर 22, 23 और 24 ये मिसलेनियस एक्सरसाइज हैं। तो इसको भी मैं इसमें कवर कर दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर आपका एग्जामिनेशन पेपर की मैं मास्टर वीडियो बनाऊँगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को आप देख लीजिए आपको, ताकि कंजक्शन का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मिलते हैं मास्टर वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज 19(1) यानी 19A देखते हैं। उसके बाद फिर 19B देखेंगे। और ये कंजक्शन पर आधारित एक्सरसाइज है। अगर आप कंजक्शन की वीडियो नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। कंजक्शन के सारे रूल्स और एग्जांपल्स, कौन कंजक्शन कहाँ लगता है, कैसे लगता है, सब पता चल जाएगा। तो देखते हैं 19A। इसमें कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, माने उचित कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा इसको भरना है। जैसे आपको पता है कंजक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग माने समान पदी संयोजक जो समान पद वाले वाक्य को जोड़ता है, सबऑर्डिनेटिंग माने आश्रित संयोजक। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं: परिणाम बताने वाले, विकल्प बताने वाले, जोड़ बताने वाले, विरोध बताने वाले। ये सब डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, उसको जरूर देख लीजिए अगर आप नहीं पता है। तो इन्हीं चारों प्रकार के कंजक्शन से आपको इसको जोड़ना है। अगर आप ये चारों प्रकार कंजक्शन डिटेल में तो देख ही सकते हैं, नहीं तो आप मैं शॉर्ट में एक ट्रिक बता दे रहा हूँ इसमें चारों प्रकार कंजक्शन के याद करने की। फाइन बॉयज, अगर फाइन बॉयज आपको पता है तो इसका फुल फॉर्म कर देंगे तो जो कंजक्शन है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। जैसे एफ से फार, ए से एंड, एन से नाइदर नार, बी से बट, ओ से आर या अदरवाइज, वाई से एट, यस से स्टिल या सो। ठीक, तो देखते हैं। आई मिस्ड द बस, आई वॉज लेट फॉर कॉलेज। तो अर्थ के हिसाब से आपको सेट करना है। मैं बस को छोड़ दिया, मेरी बस छूट गई, आई वॉज लेट फॉर कॉलेज, मैं कॉलेज के लिए देर था। इसमें कि मतलब कि यहाँ फार लगेगा, क्योंकि मैं मेरी बस छूट गई क्योंकि मैं कॉलेज के लिए देर था। वैसे क्योंकि के लिए बिकॉज या एज सिंस भी लगता है, लेकिन वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कहा है तो क्योंकि अंग्रेजी हमेशा फार लगेगा। दूसरा वाक्य आइदर हरी, आइदर के साथ हमेशा आर लगता था, यहाँ आर लगा दीजिए, आर आई एम टू प्ले। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आर गो गेट आउट, अथवा बाहर जाओ। इस तरह से आया, ठीक है, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो क्या करो, बाहर जाओ। इस तरह से आर लगा देंगे यहाँ। ही इज डल, वह डल में नीरस है या मूर्ख है। इंडस्ट्रियस, लेकिन परिश्रमी भी है, तो यहाँ बट लगा दीजिए, बट एट स्टिल हाउएवर, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन या फिर भी। ठीक है, एट इंडस्ट्रियस या बट इंडस्ट्रियस। द चॉइस इज बिटवीन डेथ एंड लगेगा, ठीक है, डेथ एंड डिसऑनर। पेडविन के साथ हमेशा एंड कंजक्शन लगता है। अगला है ही इज पुअर, ही इज प्राउड। तो वह गरीब है फिर भी वह वह गरीब है फिर भी वह घमंडी। ठीक, वाई ईट लगा दे, एट ही इज प्राउड। ही इज रिच, ही इज काइंड, वह अमीर है फिर भी वह दयालु है, तो इसमें भी एट लग जाएगा। यू आई आर फ्रेंड्स, तो यहाँ आपको लगा दी यू एज वेल एज आई, तुम और मैं भी। ठीक है, क्या हूँ, तुम और साथ ही साथ मैं। यू एज वेल एज आई कर दो, या वैसे एंड आई भी कर सकते हो, यू एंड आई आर फ्रेंड्स, तुम और मैं दोस्त हूँ, या तुम और साथ ही साथ मैं। तो और भी अगर आता है एज वेल एज, नहीं तो एंड, तो यू एंड आई आर फ्रेंड्स। अगला ही इज़ द फास्टेस्ट रनर, वह सबसे तेज धावक है, दौड़ने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला धावक। तो ही केम लास्ट,
लेकिन वह लास्ट में आया। 8 लगा दीजिए, फिर भी वह देर से आया। अगला, गॉड मेड द कंट्री एंड लगेगा, एंड मैन मेड द टाउन। ईश्वर ने देश को बनाया और मनुष्य ने कस्बे को बनाया। तो ये था एक्सरसाइज नंबर 19 से। इसके बाद आपको 19 भी बताया जाएगा अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज नंबर 19B कंजक्शन पर आधारित है। क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से लिया गया है। अब देखिए, एक एक्सरसाइज नंबर 19A को मैं सॉल्व कर चुका हूं। अगर आपको नहीं देखें वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिए। और कंजक्शन के अगर रूल्स और एग्जाम्पल अगर आपको नहीं पता है तो उसकी वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। देखते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर आधारित एक्सरसाइज है कि करें फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। उचित कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान को भरो। तो पहला वाक्य है आपका, ही इज वेरी पुअर ही इज हैप्पी। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, कौन सा कंजक्शन लगाएंगे कोऑर्डिनेटिंग में? तो देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में 4 प्रकार के कंजक्शन आते हैं: जोड़ बताने वाले, विरोध बताने वाले, परिणाम बताने वाले और विकल्प बताने वाले। तो जिसमें 60 ट्रिक है फाइन बॉयज, ठीक है। कंजक्शन आपको नहीं पता है तो इनके 60 ट्रिक आप इससे याद कर सकते हैं। इसके अंतर्गत फाइन बॉयज, एफ से फार हो जाएगा, ए से एंड हो जाएगा, एज वेल एज भी हो जाएगा, एन से नाइदर नार हो जाएगा, बी से बट हो जाएगा, ओ से अदरवाइज हो जाएगा, वाई से येट हो जाएगा और यस से स्टिल हो जाएगा। ये सभी कंजक्शन है। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखेंगे पूरा कंजक्शन आपको समझ में आ जाएगा। कंजक्शन की वीडियो, रूल्स एंड एग्जांपल्स। तो पहले वाले में क्या, अर्थ के अनुसार आपको देखना है। ही इज़ वेरी पुअर ही इज़ हैप्पी, वह बहुत गरीब है वह खुश है। तो सीधी सी बात है, गरीब है फिर भी वह खुश है, तो फिर भी आ रहा है इसलिए आप यहाँ 8 लगा दीजिए। अब सरला हर सिस्टर इज़ वेरी बिजी इन द किचन। तो सरला और उसकी बहन किचन में क्या है, व्यस्त हैं। सरला और उसकी बहन भी किचन में व्यस्त। तो देखिए, एंड भी होता है, सरला एंड हर की सिस्टर, ऐसे भी कर सकते हो। एज वेल एज भी कर सकते हैं। तो सरला एज वेल एज, सरला और उसकी बहन भी, ये कंजक्शन बेस्ट माना जाए क्योंकि एज वेल एज आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। हाँ, एंड भी है, लेकिन एंड अगर 2 वर्ब रहें तो 2 वर्ब को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग बेटर माना जाता है। तो अब शब्द को जोड़ने के लिए एंड लगता है, सिंपल में भी लगता है एंड, और वर्ब को जोड़ने के लिए तो भाई वर्ब जोड़ेंगे तो हमेशा कंपाउंड ही माना जाएगा। तो इसलिए बेटर यही मानेगा एज वेल एज लगा दीजिए, क्योंकि एज वेल एज का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में होता नहीं है। तो इसलिए आपका 100% जो है कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एज वेल एज लगाया करिए, जहाँ एंड के अलावा एज वेल एज लग सकता है। तो एज वेल एज का अर्थ होता है और भी या साथ ही साथ। तो इसका अर्थ होगा सरला एज वेल एज हर सिस्टर, सरला और साथ ही साथ उसकी बहन इज़ बिजी इन द किचन, किचन में क्या है, व्यस्त है। ठीक। तो अगला है, अब एक बात यह भी जान लीजिए कि एंड से जैसे जोड़ा जाता है तो 2 लोग हो जाते हैं तो आर लगता है। यहाँ इज लिखा गया है तो इज लिखा गया तो एज वेल एज ही, इसलिए भी मतलब यहाँ बेटर माना जाएगा, सही माना जाएगा। एज वेल एज, देखिए एज वेल एज के रूल क्या है, एज वेल एज के द्वारा जब 2 कर्ता जुड़े रहते हैं तो पहले के अनुसार हम वर्ब को लगाते हैं। तो सरला के अनुसार यहाँ इज सही है। अगर एंड लगा देते हैं तो एंड के द्वारा 2 लोगों को जोड़ा जाता है तो हम आर लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ इज लगा है, तो आप इसका भी ध्यान रख के एज वेल एज करेंगे तो एकदम सही रहेगा। तो इस तरह से भी कॉमन एरर में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ठीक है कि इज लगेगा कि क्या, तो वहाँ भी आपको ध्यान देना है। द चाइल्ड इज़ हंग्री इट इज़ वीपिंग, लड़का भूखा है यह रो रहा, वह रो रहा। तो इसलिए इसमें आप क्या कर दीजिए कि सो लगा दीजिए। ठीक है, लड़का भूखा है इसीलिए वह रो रहा है, क्योंकि हम फाइन बॉयज में बताए थे यस से स्टिल और सो दोनों होता है। ठीक है, परिणाम बताने के लिए सो गए। सुरेश हिज ब्रदर इज़ टू ब्लेम, सुरेश उसका भाई इज़ टू ब्लेम माने दोषी है। तो यहाँ क्या कि सुरेश आर कर दीजिए, आर, सुरेश या उसका भाई इज़ टू ब्लेम दोषी हैं। ठीक है, तो आइदर आर नार, इन सभी के द्वारा जब कर्ता जुड़े रहते हैं तो 2 सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमेशा एक वचन के ही वर्ब लगती है। तो इसको बात को उसके ध्यान देना है। वी नो द वैल्यू ऑफ ट्रीज, हम पेड़ों के महत्व को जानते हैं। वी आर फेलिंग देम अननेसेसरली, फिर भी हम उन्हें अनावश्यक रूप से फेलिंग माने गिरा रहे हैं। तो इसमें फिर भी लगा दीजिए 8 या स्टिल भी लगा सकते हैं, स्टिल माने फिर भी होता है तो 8 लगा दीजिए। वी शूडेंट डिस्ट्रॉय आवर फॉरेस्ट, हमें अपने जंगलों को नहीं नष्ट करना चाहिए। दे आर द रियल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री, वे हमारे देश के
रियल वेल्थ माने असली संपत्ति हैं। तो ठीक है, यहाँ फार लगा दीजिए, क्योंकि आ रहा वी शुडेंट डिस्ट्रॉय आवर फॉरेस्ट फार दे आर द रियल वेल्थ ऑफ। फार माने होगा क्योंकि, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फार होता है तो माने क्योंकि होता है, क्योंकि बिकॉज और सिंस माने भी क्योंकि होता है, तो बिकॉज का प्रयोग तब लगेगा जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहेगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही बनाना है, कोऑर्डिनेटिंंग कंजंक्शन में क्योंकि की अंग्रेजी केवल फार लगेगा, ध्यान देना। फार माने क्योंकि या चूँकि। ही हैज़ ए वेरी लार्ज फैमिली, उसका बहुत बड़ा परिवार है। ही इज़ वेरी अनहैप्पी, वह बहुत अप्रसन्न है। तो सो लगा दीजिए, ठीक है, परिणाम निकल रहा है यहाँ। उसका एक बहुत बड़ा परिवार है, विशाल परिवार है, इसीलिए वह खुश नहीं है, अप्रसन्न है। आई वेंट टू द, कहा गया नहीं जाता कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो बड़ा है तो इसलिए अप्रसन्न है, सुखी नहीं। आई वेंट टू द टी स्टॉल, मैं चाय की दुकान पर गया। आर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी, एक कप चाय के लिए आदेश दिया। तो चाय की दुकान पर गया, एंड आर्डर कर दीजिए, और आदेश दिया। तो यहाँ देखिए वेंट आर्डर दो बार है, तो बिल्कुल आप एंड का प्रयोग करिए, बेटर माना जाता। ठीक है, ऐसे ही कहा भी जाता। मैं चाय की दुकान पर गया और एक कप चाय का ऑर्डर किया। मोहन हिज फ्रेंड्स हैव मेड दिस मिस्टेक, ठीक है, मोहन या उसके दोस्तों ने इस शरारत को किया। तो यहाँ आप आइदर लगा दीजिए, EITHER, आइदर मोहन आर हिज फ्रेंड्स, क्योंकि पेयर ऑफ कंजक्शन की जरूरत है। एक बात ध्यान देना, आइदर और आर या नाइदर नार के द्वारा जब दो सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं तो बहुवचन जो रहता है तो है, अगर एक बहुवचन है तो बाद में लिखा जाता है, तो उसी के अनुसार वर्ब लगती है, तो इसलिए फ्रेंड्स के अनुसार यहाँ है लगी है। डिटेल्स ऑफ जो है पूरा वीडियो देख लीजिएगा रूल्स एंड एग्जाम्पल्स की, तो आप कभी नहीं बोलेंगे। अगला है ही केम हियर डिड नॉट ट्राई राइट एनी लेटर, ठीक है, वह यहाँ आया। डिड ही राइट एनी लेटर, कोई पत्र, ठीक है, लिखा। अब यहाँ क्या करना कि यहाँ नाइदर नार से जोड़ा जाएगा, क्यों मैं बता भी दे रहा हूँ। EITHER पहले में आप कर दीजिए। ही नाइदर केम हियर, वह ना तो यहाँ आया, नार डिड ही राइट एनी लेटर, ना तो वह कोई पत्र लिखा। क्योंकि देखिए यहाँ सब्जेक्ट के पहले डिड है, ठीक है, तो यहाँ नाइदर नार वाले में भी एक रूल्स है कि लॉ ऑफ इन्वर्जन का प्रयोग होता है। लॉ ऑफ इन्वर्जन एक ऐसा रूल है जिसमें सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया लग जाती है। जैसे नो सूनर के साथ भी देखिए, नो सूनर डिड ही सी द लायन ही रैन अवे, जो ही हुआ शेर को देखा भागे, तो नो सूनर के बाद इस सब्जेक्ट से पहले डिड लगता है पॉजिटिव इंडेफिनिट, तब सब्जेक्ट लिखा है। तो उसी तरह से यहाँ नाइदर नार के साथ भी यही रूल लगता है कि नाइदर के द्वारा हम लगाते हैं तो नार के बाद जो है अगर मतलब हम लॉ ऑफ इन्वर्जन का पालन करते हैं तो ही से पहले सहायक क्रिया आती है, मतलब निगेटिव वाक्य रहता है, ठीक है, तो उसमें क्या है सहायक क्रिया का प्रयोग हम सब्जेक्ट के पहले करते हैं। तो नाइदर नार के साथ, नो सूनर के साथ, इन सभी ये सभी कुछ रूल्स हैं। तो यह तो मतलब ऐसे कह सकते हैं नाइदर ही केम हियर नार ही रोट एनी लेटर, तब एक तो सही है। तो इस सब्जेक्ट के ठीक है, यहाँ ही के बाद नाइदर ना करें, ठीक, तो कह सकते हैं। तो इस तरह से मतलब इसमें लॉ ऑफ इन्वर्जन का प्रयोग नाइदर नार के साथ हो सकता है, इसलिए वही कंजक्शन यहाँ आएगा। ए सोल्जर मस्ट बी बोथ, यहाँ होगा सोल्जर को दोनों होना चाहिए, बोथ स्ट्रांग एंड करेजियस, तो दोनों और आ रहा है तो बोथ हैंड लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि बी से देखिए हम बताए थे ना बॉयज़ में बी से बट और बोथ भी होता है, ये भी कंजक्शन है, बोथ हैंड भी इसी का फाइन बॉयज़ से ही रिलेटेड है। अगला है द हिंदूज द मुस्लिम्स आर ब्रदरन, द हिंदूज एंड कर दीजिए, हिंदू लोग और मुस्लिम लोग, क्योंकि यहाँ बहुवचन दोनों हैं। देखिए हिंदू लोग और मुस्लिम लोग क्या आर ब्रदरन, भाई भाई हैं, ठीक है, तो यहाँ दोनों बहुवचन ही हैं। तो द एज वेल एज से जोड़ेंगे तब भी आर ही लगेगा, क्योंकि द हिंदू माने हिंदू लोग, ये भी बहुवचन है, द मुस्लिम्स माने मुस्लिम लोग, ये भी बहुवचन हैं, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ एज वेल एज से भी, द हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम, हिंदू लोग और साथ ही साथ मुस्लिम लोग आर ब्रदरन, ब्रदरन माने से भाई भाई। देखिए समाज के सदस्यों को बहुवचन बनाने के लिए ब्रदर का ब्रदरन लिखा जाता है, जिसे हिंदू मुस्लिम क्या है, भाई भाई हैं। अगर सगे भाई हैं तब बहुवचन ब्रदर का होता ब्रदर्स। तो यहाँ समाज के सदस्य हैं हिंदू और मुस्लिम, और ठीक है, तो एज वेल एज हिंदू एज वेल एज द मुस्लिम्स आर ब्रदर। ही हैज़ फेल्ड ट्वाइस, वह दो बार फेल हो चुका है। ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट ही स्टडीज़, दो बार फेल हो चुका, बट लेकिन वो अपनी पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। ही वन ए प्राइज गॉट ए प्रमोशन, वह ना तो पुरस्कार जीता ना ही प्रमोशन प्राप्त किया, ठीक है, तो ना इधर लगा दिए, EITHER, ही ना इधर वन ए प्राइज नार गॉट ए प्रमोशन, वह ना तो पुरस्कार जीता और ना ही
प्रमोशन प्राप्त किया। तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, तो सब्जेक्ट नहीं लिखा गया तो लॉ ऑफ इन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से नाइदर ना के साथ लॉ ऑफ इन्वर्जन का प्रयोग, यानी कि सहायक क्रिया और सब्जेक्ट का प्रयोग होता भी है, नहीं भी होता है, तो दोनों कंडीशन में वाक्य सही रहते हैं, जैसे सेंटेंस रहेगा उस हिसाब से था। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान है। ही केयरलेस, लापरवाह है। वो बहुत बुद्धिमान है बट केयरलेस कर दिया, लेकिन लापरवाह है। ठीक है, इस तरह से जो है ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 19B। इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 20 बताया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। वीडियो कैसा है लगा आप बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए और वीडियो बेल आइकन को ऑन करके ठीक है रखिए, ताकि समय से वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज 20A कंजक्शन पर आधारित एक्सरसाइज है, इसको देखते हैं। इसके पहले हम आपको 19AB ये सब कुछ सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। और कंजक्शन के अगर रूल्स एंड एग्जांपल्स आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर देख लीजिए। बाकी मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ, तो सॉल्व करते समय तो मैं कन्फर्म ही कर देता क्योंकि ये कंजक्शन लगेगा, इससे आपको रूल डायरेक्ट भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन आप डिटेल देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। तो देखिए पहला है, दिस इज़ द रीजन आई डू नॉट हेल्प माई फ्रेंड। ठीक है, ये वाक्य इसमें कंजक्शन बनना है क्योंकि डायरेक्शन दिया, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान को भरो विथ अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उचित सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो अब की बार क्या आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भरना है। इसके पहले आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से रिलेटेड आपको जो है एक्सरसाइज थी, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको पढ़ाया जा चुका है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जो कंजक्शन आते हैं उसको छोड़ के आपको क्या करना है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपको यहाँ लगाना है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जान लीजिए कि तो कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, हम शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। पहले कोऑर्डिनेटिंग जान लीजिए। कोऑर्डिनेटिंग में आपको एक हम फाइन बॉयज बताए थे ट्रिक, फाइन बॉयज। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म कर दिया, एफ से फार, ए से एंड, एज वेल एज, एन से नाइदर नार, बी से बट, ओ से आर या अदरवाइज, वाई से एट, यस से सो या स्टिल। तो इनको छोड़ देंगे, जो बचेंगे ठीक है वो जो है सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग में स्पेशली क्या क्या आते हैं, जो इनडायरेक्ट में आप कंजक्शन पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट में क्या पढ़ते हैं आप, दैट पढ़ते हैं। इफ़ या वेदर फर्स्ट टाइप में पढ़ते हैं। सेकंड टाइप में डब्ल्यू एच, फैमिली, हु, वेयर, व्हेन से लेके जितना है सब आता है, ये स्पेशली जो है आते हैं। इसके अलावा समय बताने वाले, कारण बताने वाले, परिणाम बताने वाले, ये सब मतलब आते हैं। ठीक, तो ये डिटेल आपको एक्सीलेंट में दिया भी गया है किसी भी किताब में, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। दिस इज़ द रीज़न आई डू नॉट हेल्प माई फ्रेंड, यही कारण है मैं अपने दोस्त की मदद नहीं करता हूँ। तो भाई रीज़न के लिए हमेशा वाई लगता है, बस बात ख़त्म। यही कारण है, यही वह कारण है जिसके कारण मैं अपने दोस्त की मदद नहीं करता। यहाँ वाई माने कि क्यों या जिसके कारण, ये अर्थ होता है। स्टे हियर, यहाँ रुको, आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना हो जाए। इसमें ऐसा समय की बात है तो टिल या अनटिल लगता है, तो यहाँ अनटिल लग जाएगा। स्टे हियर, यहीं रुके रहो, अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। तो जब तक ना की अंग्रेजी अनटिल लिखा जाता है समय बताने के लिए। अगला है, ही स्टार्टेड अर्ली, वह जल्दी शुरू कर दिया था। ही माइट नॉट बी लेट, ताकि उसे देर ना हो, मतलब कहीं जाना है तो जल्दी चलना शुरू कर दिया था ताकि उसे देर ना हो। तो ताकि की अंग्रेजी हमेशा सो दैट लिखा जाता है, सो दैट। सो दैट मन होता है ताकि या जिससे कि। अब वैसे भी जान लीजिएगा, ट्रिक जान लीजिए, सो दैट क्यों लगे, क्योंकि माइट, सो दैट के बाद वाक्य इधर प्रेजेंट में है तो मैं, पास्ट में है तो माइट, तो पास्ट है तो माइट लगा है, सो दैट यहाँ लगेगा। अगला है, यू वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम परीक्षा में फेल होगे। ऐसा तो होता नहीं कि यदि ऐसा कहना चाहिए, तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे। तो यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे, ये इसमें शर्त बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ठीक है देखिए दो तरीके से, इफ़ यू डू नॉट लिखना पड़ेगा, यदि तुम नहीं करोगे। आप उतना न लिख के एक कंजक्शन से आपका काम चलेगा, अनलेस लगा दीजिए। ठीक है, UNLESS, अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम, अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, तो अनलेस इफ़ नॉट, ठीक है उसका मतलब हो जाता है इफ़ यू डू नॉट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक शब्द में अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल इन द एग्जामिनेशन, तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे, एकदम सही, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप अनलेस नहीं लगा पा रहे हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा, तो आप इफ़ यू डू नॉट तब लिखना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ वर्क हार्ड है ना, तो डू नॉट बीच में लिखना पड़ेगा, इफ़ यू डू नॉट, इसलिए बेटर नहीं माना जाएगा। ये जैसे लिखा गया वैसे ही रहने दीजिए आप। बेटर यही है कि आप अनलेस लगा दीजिए, जिस हिसाब से वो लिखा है वैसे रहने दीजिए, आप कंजक्शन अनलेस लगा दीजिए। अगला है आई हैव फीवर टुडे, मुझे आज बुखार है। आई कैन नॉट अटेंड कॉलेज, मैं कॉलेज में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। तो यहाँ देखिए कारण बताना है, पहले वाले में कारण बताना पड़ेगा। तो कारण के लिए जैसे वाक्य के शुरू में हम क्या लिख सकते हैं, शुरू में हम लिख सकते हैं आइज या सिंस। कारण बताने के लिए 3 कंजक्शन आपके एक्सीलेंट में बताया गया है। सिंस माने होता चूँकि, जब शुरू में आता है सिंस तब उसका अर्थ होता है चूँकि, तब ये मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सिंस बीच में आएगा तो समय बताने के लिए आएगा, तो बीच में उसका अर्थ होगा जब से, ठीक। नहीं तो नाउन से पहले आएगा तो सिंस या फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता ही है। सिंस आई हैव फीवर टुडे, इसका अर्थ होगा चूँकि आज मुझे बुखार है। आई कैन नॉट अटेंड कॉलेज, इसीलिए मैं कॉलेज उपस्थित नहीं हो सकता। आप सिंस की जगह अगर आज लिख देंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि आज का अर्थ होगा क्योंकि होता है, क्योंकि आज मुझे बुखार है इसलिए मैं नहीं कॉलेज में उपस्थित हो सकता है, ठीक है। तो आज भी सही है, आज के बाद भी कामा लगता है इसीलिए अंग्रेजी, लेकिन यहाँ सबसे बेटर कंजक्शन सिंस होगा, क्योंकि सिंस का प्रयोग हमेशा वाक्य के शुरू में होता है, ठीक है। इसलिए आप शुरू में लगाना है तो सिंस ही लगाइए। लुक यू लीव, लुक के साथ आप बिफोर यहाँ लगा दीजिए, लुक बिफोर यू लीव। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है एक कहावत है कि लुक बिफोर यू लीव माने कूदने, लीव में कूदना, उछलना, कहीं पर कूदने जा रहे हो तो कूदने से पहले लुक माने देख लो, यानी कि अग्र सोची सदा सुखी, इसका शुद्ध हिंदी होती है कहावत में, अग्र सोची सदा सुखी। या ऐसे इसको बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी कि सोच विचार के काम करना चाहिए, किसी काम कूदने से पहले उसको देख लेना चाहिए। तो लुक बिफोर यू लिव सीधे सीधे इसकी कहावत ही है, लुक माने देख लो, बिफोर यू लिव इससे पहले कि तुम कूदो कहीं पर, कि देख लो कहाँ कूद रहे हो, यानी मतलब सोच समझकर काम करो, अग्र सोची सदा सुखी। तो इसमें लोग कन्फ्यूजन में आफ्टर लगा देंगे, सो लुक आफ्टर, लेकिन लुक आफ्टर माने देखभाल करना, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये कहावत है, जैसे है वैसे रहेगी। और कंपटीशनल एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा ये एसएससी वगैरह में भी आता है, यहाँ तक कि टीजीटी एग्ज़ाम में भी आया था जब हम लोग टीजीटी का एग्ज़ाम दिए थे। आई डू नॉट नो ही इज़, मैं नहीं जानता हूँ वह है, तो यहाँ आप हु लगा दिए, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कौन है, आई डू नॉट नो हु ही इज़। तो इस तरह से आप इसमें तो क्यों अपने हिसाब से, क्योंकि आपको लगाना है, तो स्थान की बात नहीं दिया गया है, नहीं तो आप वेयर भी लगा सकते थे। आई डू नॉट नो हु इज़, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कौन है, कहते नहीं वह कौन है, तो आप मैं नहीं जानता कि वह कौन है। या वेयर भी लगा दोगे तो आई डू नॉट नो वेयर ही इज, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ है, स्थान बताना चाहते तो वेयर भी लगा सकते हो, गलत नहीं होगा। अगला है ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, ही माइट पास, ठीक है, वह पास हो सके, यहाँ सो दैट लगा दीजिए। तो वह क्योंकि इधर पास्ट है इधर माइट है तो बीच में सो दैट लगेगा, अर्थ भी निकल रहा अच्छा, ताकि वह कठिन परिश्रम किया ताकि वह पास हो सके। ही इज़ वीक ही कैन नॉट, ही कैन वॉक, वह कमज़ोर है वह चल सकता, तो विरोधी बात है तो इसमें आल दो लगा दीजिए, आल दो ALTHOUGH, आल दो ही इज़ वीक, यद्यपि वह कमज़ोर है, ही कैन वॉक, फिर भी वह चल सकता है, टहल सकता है, पैदल चल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आल दो लगा दीजिए। आई हैव नॉट सीन हिम, मैं उसे नहीं देखा हूँ, ही लेफ्ट होम, घर वह छोड़कर गया, जब से वह घर छोड़ के गया, ऐसे कहना पड़ेगा, मैं उसे तब से नहीं देखा हूँ जब से वह घर छोड़ के गया। जब से अगर आता है तो बीच में समय की बात रहती है तो सिंस लगता है, ये टाइम बताता है। जब सिंस शुरू में आया था तो क्या बताता है, कारण बताता है, ठीक है, क्योंकि कारण बताने के लिए बिकॉज सिंस एज 3 है, और एक्सीलेंट में आपके दिए भी गए हैं, एडवर्ब क्लास में आप देखेंगे, सिंथेसिस की वीडियो मैं अपलोड भी किया हूँ। और ये हाँ एक बात आप ध्यान देना है आपको, ये और भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब इससे बीच में सिंस जब आ जाएगा पेपर में आपके, और उसके पहले आपको जो है गलती दे देगा कि यहाँ कारण मतलब रूल्स इसका है कि सिंस के पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, और सिंस के बाद जो है हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। अब इधर उल्टा दे देगा, इधर जो है आई सा हिम दे देगा, और इधर ही हैज़ लेफ्ट दे देगा, मतलब इधर प्रेजेंट परफेक्ट दे देगा, इधर पास्ट इंडेफिनिट देगा, उल्टा दे देगा। तो आपको इस बात को ध्यान देना कि इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, इधर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग, तब बीच में सिंस होता है, तो उसका अर्थ होता है जब से। आई हैव नॉट सीन हिम, मैं उसे तब से नहीं देखा हूँ, सिंस ही लेफ्ट होम, जब से वह घर छोड़कर गया।
तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये सब आप वीडियो देखते रहिए, अपना ग्रामर मजबूत करते रहिए, क्योंकि ये ट्रांसलेशन भी आप करेंगे तब भी काम देगा। अपने हिसाब से वाक्य लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, हर जगह काम देने वाला है, क्योंकि ग्रामर इज एन एनाटॉमी ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर ही किसी भाषा की शरीर रचना होती है। भाषा के रूल्स ऑफ लैंग्वेज होता है, ठीक है। भाषा के नियम को ही ग्रामर कहते हैं, और ग्रामर ही वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना जानते हैं। कोई भी भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, कुछ भी है, तो हम उसका ग्रामर अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो उस भाषा पे हमारा कमांड हो जाएगा। और ग्रामर को रटना नहीं है, आपको क्या है, ग्रामर एनालिसिस करके समझना चाहिए, उसका फंक्शन क्या है, कहाँ से क्या क्या होता है, यही समझ लेंगे तो ग्रामर आपको बहुत आराम से आ जाएगा। नहीं तो आप परेशान रहेंगे रूल्स को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज नंबर 20B एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 12 की किताब से दिया गया है, इसको हम हल करते हैं। इसके पहले 20A तक मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा। और अगर आप रूल्स और एग्जाम्पल्स की वीडियो देखना चाहें कंजक्शन को, उसका भी मैं लिंक दे दूँगा, तो आप ज़रूर देख लेना। और नहीं तो मैं यहाँ एक्सरसाइज सॉल्व कराता हूँ तो उसमें भी मैं चर्चा कर लेता हूँ कि किस नियम से ये कैसे करा रहा हूँ, तो आपको डायरेक्ट भी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर रूल्स एंड एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे तो आप पूरी तरह से लाइफ टाइम के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, चाहे जैसे वाक्य आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के आधार पर जो है इसको वाक्य को करना है आपको, मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करना है। कौन सा कंजक्शन लगेगा, क्यों लगेगा, चलिए समझते हैं बारीकी से। ही रीच्ड द मीटिंग हैड इंडेड, वह पहुंचा, मीटिंग समाप्त हो गई थी। कौन सा कंजक्शन लगेगा, आफ्टर लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपको क्या बताया ही गया है कि आपको कितने प्रकार के कंजक्शन आते हैं। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उन 4 प्रकार के, विकल्प, परिणाम, जोड़, विरोध, इन चारों प्रकार, ठीक है, के परिणाम जो प्रकट करते हैं, विकल्प, जोड़, परिणाम, विरोध, इनको ना प्रकट करने वाले सबऑर्डिनेटिंग होते हैं। इसमें आपको बता दे रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग में इफ़ या वेदर आता है, यानी इनडायरेक्ट में जितने कंजक्शन आते हैं शॉर्टकट में जान लीजिए वो आते हैं। इफ़ या वेदर फर्स्ट टाइप में आता है, WH फैमिली जितनी है, व्हेन, वाई, वेयर, ये सब कंजक्शन आते हैं। और इसमें दैट भी आता है क्योंकि इनडायरेक्ट में ये भी है। तो इनडायरेक्ट का जो है असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सारे कंजक्शन आते हैं। प्लस इसमें एडवर्ब क्लास के कंजक्शन आते हैं। एडवर्ब क्लास में जैसे टाइम को बताने वाले, जैसे आफ्टर, बिफोर, ये सभी है, एज सून एज, नो सूनर डिड। प्लेस, स्थान को बताने वाले हैं। रीजन, कारण को बताने वाले हैं। कंपेरिजन, तुलना करने वाले हैं, जैसे देन है, सो एज, एज, ये तमाम सारे कंजक्शन से। परिणाम बताने वाले हैं, ठीक है, सो दैट, कंट्रास्ट बताने वाले हैं। इस तरह से तमाम सारे कंजक्शंस आते हैं। तो वो डिटेल में आप देख सकते हैं बुक में या वीडियोस के लिंक से देख लीजिए। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि आफ्टर क्यों लगेगा, कारण जानिए। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस आप पढ़े होंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है कि अगर 2 कार्य रहते हैं तो बाद में समाप्त होने वाले कार्य आफ्टर अगर आता है तो पहले पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट, तो इसलिए यहाँ आफ्टर लगेगा, ठीक है। अगर टेंस की भी वीडियो आप नहीं डिटेल में देखना चाहते हैं, बहुत डिटेल में, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। टेंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियो जो आप देख लीजिए, बहुत एडवांस लेवल तक टेंस भी आपको पढ़ाया गया। दूसरा वाक्य है आपका, ही विल नॉट कम, यू हैव ऑफेंडेड हिम। तो यहाँ बिकॉज लगेगा। क्यों लगेगा, देखिए वह नहीं आएगा क्योंकि तुमने उसे ऑफेंडेड में से नाराज़ कर देना है, उसे बात कोई कह देना कि बात से वो नाराज़ हो गया, चोट पहुँच गई, तो ऑफेंडेड उसको कहते हैं, क्योंकि वह तुमने उसे नाराज़ कर दिया। तो कारण बता रहे हैं, बिकॉज लगेगा। ही ट्राइड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह काफ़ी लंबे समय तक क्या किया, प्रयास किया। ही गॉट सक्सेस, वह सफलता पाया। तो मतलब लंबे समय तक प्रयास किए इसीलिए वह सफलता पाया। सो ही गॉट सक्सेस, सो या देयरफॉर इसमें लगेगा परिणाम के लिए। और यू कैन कैच द बस, तुम बस को पकड़ सकते। यू रन फास्ट, तो इफ़ यू रन फास्ट हो जाएगा। तुम बस को पकड़ सकते हो कब, इफ़ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज़ दौड़ो। अगला है दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग, तो जानते हैं देन लगेगा, क्योंकि भाई कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन ही लगता है, ठीक है। केवल IOR इंडिग ना रहे, जूनियर सीनियर इन, तब जो है टू लगता है। प्रेफरेबल के साथ टू लगता है, नहीं तो हमेशा क्या लगता है, देन लगता है। तो आप देन लगा दीजिए। तो यह किताब उससे ज़्यादा रुचिकर है। ही टुक मेडिसिन ही माइट गेट वेल, वह दवा लिया ताकि वह ठीक हो सके। तो ताकि का अंग्रेजी होता है सो दैट।
ठीक है। और सो दैट के बाद जो है माइट का प्रयोग तब होता है जब इधर पास्ट टेंस में रहता है। अगला है इट इज़ सो हॉट, यह इतना गर्म है, यहाँ दैट लगा दीजिए। कि वी कैन नॉट सिट आउटसाइड, ही हम बाहर नहीं बैठ सकते, मतलब लू बह रही बहुत गर्मी है, इतना गर्मी है कि हम बाहर नहीं बैठ सकते हैं, तो दैट लगेगा। सो इधर रहता है तो अगली क्लास को दैट से जोड़ दिया जाता है। सो माने इतना, दैट मीन्स की। और देखिए सो माने इतना, दैट मीन्स की, तो ये बीच में एडजेक्टिव आ जाता है तो परिणाम बताया जाता है कि इतना गर्मी है कि हम बैठ नहीं सकते, तो दैट लगता है, बीच में एडजेक्टिव आएगा। लेकिन अगर ठीक है उद्देश्य बताना है तो यहाँ सो दैट इकट्ठा लिखा जाता है। ठीक है, कि वह मेडिसिन लिया ताकि वह ठीक हो सके, तो यहाँ उसका ठीक होना उद्देश्य था ऊपर वाले वाक्य में, ध्यान देना। तो सो दैट इकट्ठा भी आता है, एडजेक्टिव आता है, उसके बाद भी आता है, तब परिणाम बताता है। इकट्ठा आएगा तो माइट के साथ तो या मे के साथ, तो हम क्या करते हैं, सो दैट इकट्ठा लिखते हैं। यही वाक्य देखिए, इसमें टुक की जगह अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो यहाँ मे रहता, माइट है क्योंकि इधर पास्ट है, तो सो दैट बिल्कुल सही है। अगला ही मेड हेस्ट, वह जल्दी किया, ही वाज लेट फॉर स्कूल, उसे स्कूल के लिए लेट हो गया। भाई जल्दी किया लेट हो गया मतलब क्या, विरोध किया जा रहा है तो आल दो लगेगा। आल दो ही मेड हेस्ट, यद्यपि वह जल्दी किया, फिर भी काम मतलब फिर भी उससे स्कूल के लिए देर हो गई। अगला है ही इंटर्ड द पिक्चर हॉल, वह पिक्चर हॉल में प्रवेश किया है, द शो स्टार्टेड, शो शुरू हो गया। तो इसमें एज सुन एज लगेगा, क्यों लगेगा मैं बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ अगर इसे पास्ट इंडिफरेंट टेंस में दोनों वाक्य हैं अगर, ठीक है, तो एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा काम होता है इमीडिएटली। ठीक है, तो क्या होता है कि एज सुन एज से हम बनाते हैं, अगर दोनों वाक्य जो है दोनों क्लास जो है अफर्मेटिव है तो एज सुन एज से लगेगा। और अब यहाँ क्या, ज्यों ही अर्थ आ रहा है, ज्यों ही एज सुन एज ही इंटर द पिक्चर है, ज्यों ही वह पिक्चर हॉल में प्रवेश किया, सो स्टार्टेड, त्यों ही सो क्या हो गया, शुरू हो गया। अब देखिए अब इसको अगर इंटर्ड ना होता, इंटर होता, ईडी ना जुड़ा जाता, तब नो सूनर से यही बनाते हैं, तब नो सूनर डिड लगाया जाता है, डिड ही इंटर द पिक्चर हॉल, ज्यों ही वह पिक्चर हॉल प्रेस की, तो वो भी सही है। लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लगा तो एज सुन एज ही लगेगा। अगला है आई नो ही विल कम, मैं जानता हूँ वह आएगा। तो समय की बात है कि भाई वो आएगा तो फिर लगा दी, मैं जानता हूँ कि वह कब आएगा, नाउन क्लास हो जाएगा ये। ठीक है, मैं जानता कि कब के अंग्रेजी फिर लगाते हैं नो, जानता हूँ क्या जानता हूँ कि वह कब आएगा, तो नो के बाद इस तरह से नाउन क्लास आता है तो उसमें की के साथ जो है क्वेश्चन वर्ड की हिंदी आती है। अब राम आस्क्ड, सीताराम ने सीता से पूछा, सी लव्ड हिम, यहाँ इफ़ लगा दीजिए कि क्या वह उससे प्रेम करती है, क्योंकि आस्क्ड के नाते जो है ये मतलब ये WH फैमिली तो है नहीं यहाँ, तो यहाँ जो है इफ़ या फिदर में से ही एक लगेगा। ठीक है, इफ़ सी लव्ड कि क्या वह उससे प्रेम करती है। अगला है आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया, आई वुड बी लेट कि मैं लेट हो जाऊँगा, दैट लगा दें कि मुझे देर हो जाए, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई है नहीं, टोल्ड के साथ इनडायरेक्ट में क्या दैट ही लगता है, तो इनडायरेक्ट वाले कंजक्शन भी आते हैं, तो इनडायरेक्ट के हिसाब से वाक्य भी इस तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट वर्ब लिखा है, तो ये पूरा इनडायरेक्ट है। अगला यू आर नॉट फीलिंग वेल, तुम अच्छा नहीं महसूस कर रहे, यानी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ रुक सकते हो, तो यहाँ आप इफ़ लगा दीजिए, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, यदि तुम अच्छा नहीं महसूस करो यानी तुम्हारी तबीयत गड़बड़ है, यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ रुक सकते हो, मत जाओ। जैसे होता है ना किसी के यहाँ गए आप रिश्तेदारी या कहीं भी गए, तो आप कहेंगे भाई तबीयत सही नहीं है तो रुक ही जाइए, आराम कर लीजिए, बाद में चले जाना, इसी समय मत जाइए। अगला द क्रॉप्स विल बी स्पॉइल्ड, फसल नष्ट हो जाएगी, इट रेन्स विद इन अ वीक, एक हफ्ते में बारिश होती है, ये तो है नहीं कि बारिश होती है फसल नष्ट हो जाएगी, यदि बारिश नहीं होती है, एक हफ्ते में बारिश नहीं होती है तो फसल नष्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ इफ़ लगेगा, सॉरी इफ़ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इफ़ लगा दोगे तो यदि बारिश होगी तो नष्ट हो जाएगी, गलत हो जाएगा, तो इफ़ का निगेटिव वर्ड लिखना पड़ेगा। तो इफ़ इट डिड नॉट रेन, ये तो ऐसे करते तब सही था, तो लेकिन पहले से रेंस है तो आप उसी स्टाइल में बना दीजिए, अनलेस लगा दीजिए, अनलेस इट रेंस, अनलेस के साथ जो है वाक्य निगेटिव मतलब कि क्लास जो है निगेटिव नहीं लिखा जाता है, क्योंकि अनलेस माने होता है इफ़ नॉट, तो आपको इफ़ डज नॉट आउट लिखने की झंझट नहीं रहेगी, जैसे वैसे अनलेस इट रेंस यानी यदि बारिश नहीं होती है विदिन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, तो क्या क्रॉप्स विल बी स्पॉइल्ड, फसल नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अनलेस लगा दीजिए, शर्त बताने के लिए इफ़ अनलेस दोनों लगता है, अनलेस वाली क्लास अफर्मेटिव में लिखी जाती है। वेट हियर, यहाँ इंतजार करो, आई कम बैक, मैं वापस ना आ जाऊँ,
मैं वापस यहाँ इंतज़ार करो मैं वापस आ जाऊँ, ऐसे कहोगे जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। वेट हियर अनटिल, ठीक है, अनटिल आई कम बैक, यहाँ तब तक इंतज़ार करो। अनटिल माने जब तक के ना, जब तक ना आई कम बैक, मैं वापस आ जाऊँ, जब तक मैं वापस आ ना जाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 21 से बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज नंबर 21A देखते हैं। इसके पहले आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 20 तक बता दिया गया है पूरा, 20B तक। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो भी देख लीजिए, या फिर क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाके डायरेक्टली देख लीजिए सारी वीडियोज। तो कंजक्शन पर आधारित है, क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से ली गई है। इस एक्सरसाइज में करना क्या है कि आपको वाक्य को पूरा करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और हाई स्कूल में भी ये आते हैं, वाक्य को आधा वाक्य दिया रहता है पूरा करने के लिए। तो ये हाई स्कूल इंटर कॉम्पिटिशनल एग्जाम, तो कहीं भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो पूरा करने के लिए, या इसमें ऑप्शन दे देगा कि इसमें क्या सेट किया जाएगा इसके आगे, तो आप कर सकते हो, दिया भी रहेगा सेट करके। अगर नहीं तो आप ऑप्शनल नहीं है तो आप आधा दिया है तो आप अपने मन से कुछ भी लिख के पूरा कर दीजिए। आपको केवल मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, मतलब सार्थक शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य बना देना है, ठीक, ताकि इसका कुछ अर्थ निकल जाए। तो चलिए देख लेते हैं, एक एक वाक्य मैं बना के बता दे रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं। आई वेंट टू द बुक शॉप, मैं बुक शॉप पर गया, मैं किताब की दुकान पर गया। एंड करके कुछ भी लिख दीजिए, एंड बाट सम बुक्स एंड पेन्स, और कुछ किताब और कलम खरीदा, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ किताब कलम और नोटबुक खरीदे, कुछ भी बता सकते हो। यू कैन नॉट प्रॉस्पर अनलेस, तुम सब तब तक सफल नहीं हो सकते, अनलेस मैंने जब तक कि, अनलेस यू वर्क हार्ड कर दीजिए, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, हो गया। एज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है, तो कामा करके इसीलिए ले कामा लगा देते हैं, इसीलिए आई स्टेड एट होम, मैं घर पर ही रुका रहा, कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। स्टेड मन रुका रहा, एट होम माने घर पर, क्योंकि बारिश हो रही इसीलिए मैं घर पर रुका रहा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई डिड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया। इफ़ यू डोंट लाइक टी, ये तुम चाय नहीं पसंद करते हो, ये चाय नहीं पसंद करते, कामा करके लिख दिए। तो टेक काफ़ी, तो काफ़ी पी लो, इस ये भी कह सकते हो। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, यू कैन टेक कॉफ़ी, तो तुम काफ़ी पी सकते हो, ये भी सही है, ठीक है। या टेक काफ़ी, तो मतलब ये कि प्रेजेंट में है, तो अगला हम इम्परेटिव में भी कर सकते हैं, और दोनों प्रेजेंट में कर सकते हैं। अगर दोनों में ता है ती है आ रहा है, दोनों में गा गी आता है, तो इफ़ के अलावा वाले को हम फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं, तो इसलिए सही, ठीक है। इसमें चाय काफ़ी नहीं पसंद करते हो, वर्तमान की बात कह रहे हैं, तो कॉमा करके टेक टी, तो चाय पी लो। अगला है ही मस्ट कम इन टाइम, उसे समय पे आना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो, अदरवाइज की बात कुछ भी लिख नहीं तो उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदरवाइज ही विल नॉट बी एडमिटेड, परमिटेड कर दो, ही विल नॉट बी परमिटेड, उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। किसकी अनुमति नहीं दी जाएगी? टू इंटर, प्रवेश करने की। इस तरह से आपको कुछ भी वाक्य बना देना है, ठीक है। अदरवाइज ही विल बी फाइंड भी कह सकते हो, उस पर जुर्माना लग जाएगा, देर से, तो कुछ भी कह सकते हो। इफ़ आई डोंट नो, ये सॉरी आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। इफ़ माने यदि, यदि होता है कि क्या होता है, यहाँ कि क्या होगा, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह चोर है। इफ़ ही इज ए थीफ, मतलब कोई कह दे कि वो चोर है, क्या लगता है, कह दूँ मैं नहीं जानता हूँ कि क्या वह चोर है, कुछ भी कह सकते हो कि क्या वह चोर है, कि क्या वह डॉक्टर है, कुछ भी कह सकते हो, टीचर है, इंजीनियर है। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। इफ़ माने यदि, तुम जा सकते हो यदि यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, कर दिए, ये तुम अपना काम पूरा कर लिए हो, तो तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो। कोई आदमी है जाना चाहता है वर्कर है, तो कह दो कि जाओ, तो कह दो ठीक है, यदि अपना काम पूरा कर लिए हो तो तुम जा सकते हो। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अगला है इट वाज वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी, देयरफॉर माने इसीलिए, तो देयरफॉर कर दीजिए आई, ठीक है। डिड नॉट गो आउट, इसलिए मैं बाहर नहीं गया, बहुत गर्मी थी, मतलब लू वगैरह बह रहे थे, तो इसलिए मतलब आई डिड नॉट गो आउट, इसलिए मैं बाहर नहीं गया, कुछ भी लिख सकते हैं।
आई रोट टू हिम, मैं उसको लिख दिया, दैट मीन्स की, ठीक है, मैं उसे लिख दिया कि क्या लिख दिया, कुछ भी मतलब लिख के बता दो कि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, कि मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा था या मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो वही चीज़। और अगला है वी मस्ट लव एवरीवन, हमें प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। फॉर माने क्योंकि, क्यों प्रेम करना चाहिए। फॉर कुछ भी वाक्य बता दें कि आप, फॉर वी नीड ईच अदर, क्योंकि हमें एक दूसरे की क्या है, ज़रूरत होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। कोई भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन सही यही है कि जो जनरल लाइफ में आदमी ज़्यादा कहता है इस तरह की बातें, वही आपको बनाना है, ताकि ऑकवर्ड ना लगे, भद्दा ना लगे, हास्यप्रद ना लगे। डोंट गो आउट इन द सनसेट, सन माने धूप में बाहर, सन माने यहाँ धूप होगा, धूप में बाहर मत जाओ, लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि, कुछ भी लिख दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बीमार पड़ जाओ, तो लिस्ट यू के साथ, लिस्ट के साथ शुड लगता है सब्जेक्ट बाद, लिस्ट यू शुड फॉल इल माने होता है बीमार पड़ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म फेल इल होता। 12वां वाक्य, दो ही इज़ वेरी रिच, यद्यपि वो बहुत गरीब, सॉरी अमीर है, काम तो विरोधी बात बता दो, यद्यपि वो बहुत अमीर है फिर भी वो कंजूस है, तो यहाँ दो के साथ जैसे फिर भी के लिए आप कामत माने तो फिर भी होता है दो या दो, लेकिन 8 लगा सकते हो, YET 8 माने फिर भी, और ही इज माइजर, एट ही इज माइजर, फिर भी वह कंजूस है। करण एज वेल एज हर फ्रेंड्स, करण और साथ ही साथ उसके दोस्त लोग भी, कुछ भी वाक्य बना दीजिए, सब वर्ब लगाना पड़ेगा, ठीक है। करण एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम, ठीक है, परीक्षा को क्या किए हैं, पास कर दिए हैं। ध्यान देना एज वेल एज से जब दो कर्ता जुड़े रहते हैं तो पहले के अनुसार वर्ब लगती है, और नॉट ओनली बट आल्सो जब रहता है तो बाद वाले के अनुसार लगती है। अगला है यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, आर माने नहीं तो या अन्यथा, नहीं तो अब क्या होगा, नहीं तो तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो यू, ठीक है, कैन नॉट सक्सीड, नहीं तो तुम सफल नहीं हो सकते हो, ठीक है, यू कैन नॉट सक्सीड, SUCCEED, कुछ भी कह सकते हो, कठिन परिश्रम करें नहीं तो तुम सफल ही नहीं हो सकते हो, ये सफल नहीं होगे। ऐसा कर दीजिए कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है, यू विल नॉट भी कह सकते हो, नहीं तो फ्यूचर की बात बताना है, तो यू विल नॉट सक्सीड, नहीं तो तुम सफल नहीं होगे, ठीक है। अगला है आइदर मोहन आर हिज ब्रदर, या तो मोहन या उसका भाई, कुछ भी कह सकती है वाक्य में, मान ऐसे भी लिख सकते हो, हैज स्टोलन माई पेन, मेरी कलम को चुराया है, या तो मोहन या उसके भाई ने मेरी कलम को चुरा लिया, कुछ भी कह सकते हो। आइदर मोहन आर हिज ब्रदर हैज ब्राट दिस न्यूज, BROUGST, ब्राट दिस न्यूज, या तो मोहन या उसके भाई ने इस समाचार को लाया है। इस तरह से आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं अपने अर्थ के अनुसार, जो ज़्यादा फिट बैठेगा तो वही बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे 14 में तो विल नॉट वाला बेटर रहेगा, क्योंकि यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, और यू विल नॉट सक्सीड, नहीं तो तुम सफल नहीं होगे, ठीक है। इसमें आप इधर मोहन आर हिज ब्रदर हैज़ ब्रॉट दिस न्यूज़, या ठीक है हैज़ डन दिस वर्क, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जो है आपका जो है एक्सरसाइज नंबर 20 बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज नंबर 21B एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 12 की किताब से दिया गया है। ये क्लास 12 के लिए, 11 के लिए तो ये यूजफुल है ही, इसके अलावा कंपटीशनल एग्जाम में बहुत आता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑप्शनल है। इसी तरह से वाक्य दे देंगे, उसमें ऑप्शन दे देंगे, उत्तर भी है, लेकिन आपको ये जानना है कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। इससे आपको रूल्स भी पता चल जाएंगे। तो ये मतलब मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसके रूल्स एग्जाम्पल्स नहीं पढ़े हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको भी देख लीजिए, या फिर क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से है, सारी वीडियो जो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए देख लेते हैं।
आल्दो ही वर्कड हार्ड करे कि चूज द करेक्टली करेक्टेड सेंटेंस इन द फॉलोइंग नोट्स, निम्नलिखित वाक्य में सही ढंग से जो है लिखे गए वाक्य को आपको चुनना है। तो पहला है आल्दो ही वर्कड हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम किया बट ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, लेकिन वो अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर सका। देखिए आल्दो के बाद लेकिन नहीं कहना चाहिए, फिर भी कहना चाहिए, तो इसीलिए फिर भी की अंग्रेजी होती है 8। ये कॉन्सेप्ट आप जानते रहेंगे तो आराम से आप कर ले जाएंगे। तो आल्दो के साथ बट नहीं आता है, 8 आता है, तो देख लीजिए 8 कहाँ है। 8 आपका जो है आल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, 8 दूसरे में है, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना ध्यान देना है। अगला है दूसरा है ही नाइदर अटेंडेड द मीटिंग नार ही सेंट एनी इन्फॉर्मेशन, वह ना तो मीटिंग को अटेंड किया ना तो वह कोई सूचना भेजा। तो इसमें देखिए इसमें भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि नाइदर और नार इन दोनों के बाद सेम चीज़ होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट दोनों के बाद है तो नाउन या प्रोनाउन तो दोनों के बाद होना चाहिए, क्लाज है तो दोनों के बाद होना चाहिए, ठीक है। या तो ठीक है, यहाँ क्या आप देख रहे हो, सब नाइदर के पहले सब्जेक्ट है, यहाँ नार के बाद सब्जेक्ट है, ठीक। तो इसीलिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, नार ही सेंट एनी इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम इस नाइदर को ही के पहले कर देंगे तो एकदम सही हो जाएगा, नाइदर ही अटेंडेड द मीटिंग नॉर ही सेंट एनी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में लगा है, नाइदर के साथ सहायक क्रिया तो लगी नहीं है। जब सहायक क्रिया नहीं लगी तो अफर्मेटिव में ही बनाएंगे, तो अफर्मेटिव में हम क्या कर देंगे, देखिए जैसे वर्ब के पहले सब्जेक्ट लगाए हैं तो यहाँ भी लगा दें, नाइदर ही अटेंडेड द मीटिंग नार ही सेंट एनी इन्फॉर्मेशन। देखिए इसका इस तरह का वाक्य जो है आपका डी वाला है, और बाकी क्यों गलत है उसको भी जान लीजिए। ही डिड नाइदर अटेंड, ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि भाई ये नाइदर के साथ डिड लगता नहीं है, ठीक। ही डिड नाइदर, क्योंकि नार के यहाँ नार के साथ भी डिड नहीं लगा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लगता है तो दोनों के साथ लगता है। अगला ही अटेंडेड नाइदर द मीटिंग नार सेंट, ये भी गलत है, अटेंडेड नाइदर द मीटिंग, तो नार के बाद मीटिंग है, तो नार के बाद यहाँ मतलब क्या है कि नाइदर जो है सब्जेक्ट के ही के बाद तो नाइदर है, लेकिन नाट लगा दिए हैं, नाट सेंट, गलत ही हो गया। ही नाइदर अटेंडेड द, ठीक है, और वैसे भी अटेंडेड पहले नाइदर नहीं है तो नार, यहाँ नार भी होता तब भी गलत। ही नाइदर अटेंडेड द मीटिंग नार डिड ही सेंड एनी इन्फॉर्मेशन, तो ये इसमें क्या है कि यहाँ सब्जेक्ट के बाद नाइदर है, तो यहाँ जो है सब्जेक्ट के बाद नार नहीं है, तो इसलिए ये गलत है। तो बचा क्या, नाइदर ही अटेंडेड द मीटिंग नार ही सेंट एनी इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्सेप्ट के अनुसार भी सही है, इस तरह से आप तर्क वितर्क भी कर सकते हो कि क्यों गलत है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि भाई सब्जेक्ट देखिए नाइदर के बाद ही है तो नार के बाद भी ही रहेगा, मतलब यहाँ नाइदर के बाद सब्जेक्ट है, वहाँ नार के बाद, तो यहाँ अगर नार के बाद सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है तो यहाँ नाइदर के पहले भी सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड। अगला है ही हैड हार्डली रीच्ड होम देन हिज फादर डाइड, तो हार्डली के साथ कभी भी देन नहीं आता, आता क्या है, व्हेन आता। तो पहले यही देख लीजिए हार्डली के साथ व्हेन कहाँ आया, एक ही वाक्य में आया तो यही सही है, अगर और में आता तो कन्फ्यूजन होता, तो अब उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ही हैड हार्डली रीच्ड होम, वह मुश्किल से ही घर पहुंचा था, व्हेन हिज फादर डाइड, जब उसके पिताजी मर गए, कि उस या ऐसे भी हिंदी में कि उसके पिताजी मर गए, लेकिन लगेगा दैट, ठीक है। ये कन्फ्यूजन के लिए दैट यहाँ लगा दिए ऊपर ना, कि आप अर्थ के अनुसार कि वह मुश्किल से ही घर पहुंचा था कि उसके पिताजी मर गए, हिंदी में भले किया था लेकिन लगता है दैट, क्योंकि हार्डली के साथ व्हेन आता है देन नहीं आता, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट। ही टॉक्स एज इफ, वह ऐसे बात करती मानो, ही वाज मैड, वैसे बात करता मानो वह पागल हो। तो एज इफ के बाद देखिए यहाँ प्रेजेंट टेंस है ना, तो हमेशा वाज नहीं आता, वर आता है। ही टॉक्स एज इफ, ठीक है, एज इफ या एज दोनों के साथ वर ही लगता है। ही वर मैड, तो वर कहाँ है, ये टॉक्स, मतलब देखिए ये एज इफ के पहले प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ एज इफ के बाद वर लगता है, ये ग्रामर का रूल है। हाँ, अगर एज इफ के पहले यहाँ पास्ट टेंस रहेगा, टाक्ड होता तो वर की जगह क्या लगता है, हैड बीन लगता है, ये भी जान लीजिए। जैसे ही टाक्ड होता तो वह ऐसे बात करता था, एज इफ ही हैड बीन मैड, मानो वह पागल रहा हो, इस तरह से होता। तो यहाँ प्रेजेंट में है तो इसलिए। पांचवा है 10 ईयर्स है पास्ट, 10 साल बीत गए सिंस आई मेट यू, जब से मैं तुमसे मिला, ठीक है, मैंने मुझे तुमसे मिले 10 साल बीत गए, मेन अर्थ इसका है।
तो इसमें क्या है कि सिंस देखिए कंजक्शन है, तो समय की बात है कि सिंस कंजक्शन है, तो इसका ग्रामर का कॉन्सेप्ट है कि सिंस कंजक्शन रहता है टाइम बताने के लिए, तो इसके पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लिखते हैं, ठीक है, और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो देख लीजिए कैसे लिखा गया इसमें। सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में है, सिंस देखिए है प्रेजेंट 10 ईयर्स है पास्ट, बिल्कुल ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही है सिंस के पहले, और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में है, देखिए ये नहीं है पास्ट इंडेफिनिट में, ये तो गलत हो गया। 10 ईयर्स पास्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है, ये भी गलत हो गया। 10 ईयर्स है पास्ट सिंस आई मेट यू, ये देखिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में है और सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट में, इसका मतलब यही क्या है, सही हो गया, ठीक है। अब अगला तो गलत ही है, बिफोर तो लगता नहीं, बिफोर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंस को गलत कर है नहीं कि बिफोर लगा देंगे, सिंस सही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला वाक्य आपका ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा दैट व्हेन आई शैल रिटर्न, कि मैं कब वापस आऊँगा। तो देखिए पहली बात तो इसमें गलती क्या है, दैट और व्हेन दोनों साथ नहीं आते हैं, तो दैट नहीं आता जब व्हेन आता है, क्योंकि व्हेन माने की कब हो जाता है, तो की का अंग्रेजी अलग से नहीं लिखा जाता इनडायरेक्ट में आस्क्ड के साथ, तो दैट हटा के व्हेन देख लीजिए कहाँ है। ही आस्क्ड मी के तुरंत बाद व्हेन आना चाहिए, मी के बाद तुरंत देखिए 3 जगह व्हेन आया, तो पहला तो गलत ही है भाई, इफ व्हेन भी नहीं होता, तो अब 3 जगह आ गया, तो हम देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ही आस्क्ड मी व्हेन आई सेल, अब देखिए आस्क्ड पास्ट टेंस में था, तो आई के साथ सेल नहीं लेंगे, फ्यूचर ये अभी सेल का शुड या वुड होता है, तो पहले दूसरा भी गलत होगी। ही आस्क्ड मी व्हेन आई शुड रिटर्न, ठीक है, वह मुझसे पूछा कि मैं कब वापस आऊँगा, तो ठीक है, ये मतलब सही है, क्योंकि सेल का क्या हो जाता है, शुड, ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हेन आई शुड रिटर्न। ध्यान देना अगर शुड नहीं रहता ऑप्शन में तो वुड भी सही माना जाता है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में वुड का प्रयोग भी कॉमन हो गया है, लगा सकते हैं। बाकी तो ग्रामर के लिए आई वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है, और स्पोकन में सबके साथ विल का प्रयोग होने लगा है, क्योंकि विल आई विल या आई सेल का शॉर्ट फॉर्म होता है आइल, ठीक है, और आई शुड या आई वुड का शॉर्ट फॉर्म होता है आइड, ठीक है, सॉरी आई वुड का आइड होता है आइड आई वुड या आई हैड इन सब का, और शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए फिलहाल ये सब स्पोकन है, स्पोकन की वीडियो आप कंट्रैक्शन आप वीडियो देख लीजिए मेरा, ज़्यादा डिटेल अगर जानना चाहते हैं स्पोकन की भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ क्या है कि आई आस्क्ड मी व्हेन आई शुड रिटर्न, तो सेल का शुड हो गया। अगला है वॉक केयरफुली लिस्ट द पेशेंट माइट अवेक, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट माइट अवेक, मरीज जाग जाए। तो देखिए गलती क्या है कि इसमें लिस्ट के साथ कभी भी माइट वाइट नहीं लगता, लिस्ट के साथ केवल एक सहायक क्रिया लगती है लिस्ट के बाद, वो है शुड। तो देख लीजिए शुड कहाँ है लिस्ट के साथ, तो लिस्ट के साथ यहाँ में है, ये भी गलत है। दूसरा वॉक केयरफुली लिस्ट द पेशेंट शुड अवेक, ये सही है क्योंकि शुड है, डू नॉट नहीं लगता, कुड नॉट भी नहीं लगता, कोई सहायक क्रिया लगता ही नहीं है, लिस्ट के बाद केवल शुड लगता है। 8वां वाक्य आपका है इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, ये तुम मुझे सूचना दिए होते, आई वुड रिसीव यू, तो मैं तुम्हें रिसीव कर लेता। तो इसमें ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ़ वाले वाक्य में अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है पहले वाक्य में, तो दूसरे वाक्य में भी जो है वुड के साथ हैव रहना चाहिए, वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो देख लीजिए वुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है, इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव रिसीव्ड यू, बिल्कुल पहला ही मिल गया, सही है। ये तुम मुझे सूचना दिए होते तो आई वुड हैव रिसीव्ड यू, बाकी सब गलत ही है, ठीक है, क्योंकि हैड के साथ यहाँ थर्ड फॉर्म है तो कुड लगा दिए, यहाँ हैड है ये नहीं है, वुड हैव लगाए हैं, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो यहाँ शुड लगा दी, गलत सब पहला सही। 9वां है इफ़ यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते हो अनलेस यू डू नॉट रीड सीरियसली, जब तक तुम कठिन मतलब गंभीरतापूर्वक नहीं पढ़ोगे। तो इसमें क्या गलती है, देख लेते हैं गलती क्या है। देखिए अनलेस माने होता है यदि नहीं, तो निगेटिव वर्ड है, इसके साथ डू नॉट या डज नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अनलेस माने इफ़ नॉट नहीं का अर्थ रहता है, तो डू नॉट डज नॉट नहीं लगता अलग से। तो देख लीजिए अनलेस के साथ डू नॉट डज नॉट किस वाक्य में नहीं हटाया गया है। इफ़ हाँ यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल नॉट, तो गलत है। अनलेस यू, इसमें तो रीड ही गलत है, सीरियसली के बाद रीड नहीं आता, ये भी गलत हो गया, पहले रीड आएगा तब सीरियसली आएगा, क्योंकि भाई वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा तब अदर वर्ड आता है, ये ऑब्जेक्ट।
यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू आर रीडिंग सीरियसली, तो ये भी गलत है। अनलेस, हाँ, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू रीड, ये सही है। ठीक है, कि भाई जिस टेंस में है डू नॉट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही अनलेस के बाद लिखा जाएगा। अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिखा जाएगा कि सी वाला मान ले। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है। आई होप आपको हर चीज़ बारीकी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को दबा दीजिए अगर नहीं आप। ठीक है, सब्सक्राइब करके घंटी को दबाए हैं ताकि आपको समय से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने ग्रामर को एक हाई लेवल तक मजबूत कर सकें, चाहे स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज 22 एक्सीलेंट ग्रामर बुक क्लास 12 से लिया गया है, इसको देखते हैं। इसके पहले मैं आपको एक्सरसाइज जो है 21A तक बी तक पूरा पढ़ा चुका हूँ। अगर आप वो वीडियोज़ नहीं देखें, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख लीजिए, या फिर क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप डायरेक्टली सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। बीच में वीडियोज़ जो है मैं नहीं बना पाया था क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था इस समय और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था, तो इसलिए जो है आप रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी क्योंकि अब परीक्षा भी नज़दीक हो रही है, हाई स्कूल इंटर की और बाकी कंपटीशनल एग्ज़ाम की भी जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी ग्रामर सब में काम देगा। इसलिए जुड़े रहें चैनल से, सीखते रहें। जिस दिन वीडियो ना बन पाए उस दिन भी आप बाकी वीडियोज़ रिवीजन कर लिया करें। चलिए देखते हैं। पहला है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस में देखिए कुछ वाक्य हैं, ये सिंटैक्स पर आधारित हैं, ये इंटरमीडिएट की स्पेशल बुक है उसमें से लिया गया है, बाकी हर कंपटीशनल एग्जाम में भी काम देते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या गलती है, साथ के साथ मैं रूल्स भी एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में और भी आ जाए। बाकी आप डिटेल जानना चाहते हैं तो कंजक्शन के रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, ये वीडियो रूल्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ कंजक्शन, उसको आप ज़रूर देखिए, लिखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक उसका दे दूँगा। देखिए पहला वाक्य है वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल, तो गलती क्या है, तो लिस्ट के साथ हमेशा शुड लगता है और कोई सहायक क्रिया नहीं लगती, इसलिए मे नहीं लगेगा। शुड लगता है और कोई सहायक क्रिया और नॉट, ये दोनों नहीं लगता, तो ये रूल है, तो इसलिए मे हट जाएगा, शुड हो जाएगा। दूसरा है दो ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, तो दो के साथ कभी भी बट नहीं आता है, तो आता है तो हमेशा एट आता है। ठीक है, ये दो मन यद्यप, तो फिर भी ये एट आता है, या कामा से भी काम लगा चला सकते हैं। अगला है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तो अनलेस देखिए निगेटिव वर्ड है, तो अनलेस साथ कभी भी डू नॉट नहीं लगेगा। अनलेस यू के बाद तुरंत वर्ब आएगा वर्क हार्ड, बाकी आगे सब कुछ सही है। अगला नाइदर ही नॉर हिज फादर वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, ना तो वह ना तो उसका पिता दुर्घटना में घायल हुए थे। तो देखिए गलती क्या है कि अब यहाँ ग्रामर का नियम क्या है कि नाइदर के बाद अगर सब्जेक्ट ही आ रहा है तो नार के बाद भी सब्जेक्ट आना चाहिए, ये तो सही है। लेकिन गलती ये है कि इसमें अब देखिए नाइदर नार के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ रहे हैं, ही और फिज फादर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े रहते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर लगती है, तो वार की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। तो बाद वाला ही देख के लगाना है, बाद वाला सिंगुलर रहता है तो ये भी सिंगुलर, तो बाद वाले के अनुसार लगता है वाज हो जाएगा। बाद वाला अगर प्लूरल है तब वाज की जगह वर्ब होता। तो यहाँ सिंगुलर के नाते दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हैं तो आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगाना पड़ेगा, तो वाज की जगह वर्ब, सॉरी वर्ब की जगह वाज कर दीजिए, वाक्य करेक्ट हो गया। अगला है द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर्स, वर की जगह वाज कर दिए क्योंकि विथ ये ठीक है कंजक्शन का काम कर रहा है। द शिप विथ ऑल इट्स पैसेंजर, जहाज अपने पूरे यात्रियों के साथ वाज संक, डूब गई, तो स्पेशली सब्जेक्ट इसमें पहला ही माना जाएगा शिप, तो इसलिए वाज वर का वाज हो जाएगा। ठीक, अगला है आई शैल लीव फॉर दिल्ली व्हेन माय फादर विल कम, तो ये तो शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ठीक है। तो अब देखिए यहाँ व्हेन और इफ़ के द्वारा जब दो क्लास जुड़ते हैं तो एक फ्यूचर इंडेफिनिट में रहता है तो अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता है, तो इसलिए यहाँ विल हट के यहाँ कम में यस जुड़ जाएगा। ठीक है, फादर एक वचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस जुड़ जाएगा। ठीक है, मैं दिल्ली के लिए रवाना हूँगा जब मेरे पिताजी आएंगे, हिंदी में आएंगे भले आएगा लेकिन कम से लिखा जाएगा क्योंकि ग्रामर का रूल है दोनों क्लास फ्यूचर टेंस में नहीं लिखे जाते हैं, तो एक फ्यूचर इंडेफिनिट है तो अगला प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई रिगार्ड हिम फ्रेंड, तो ये रिगार्ड के साथ हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के बाद एज लगाया जाता है, एज आई रिगार्ड हिम एज आ भी लगा दी, एज ए फ्रेंड। ठीक है, मैं उसे एक दोस्त के रूप में मानता हूँ,
ठीक है, ये काउंटेबल नाउन है इसलिए ए भी लगा सकते हैं। इसके बाद आई एज ए फ्रेंड हो जाएगा, आई रिगार्ड हिम एज ए फ्रेंड। अगला है आई डाउट दैट ही विल कम। तो डाउट के साथ कंजक्शन वेदर लगता है, क्योंकि हिंदी में की क्या आएगा, आई डाउट वेदर ही विल नहीं हो जाए, हाँ वेदर ही विल कम, मुझे संदेह है कि क्या वह आएगा, ऐसे हो जाएगा वेदर ही विल कम। ये तो प्रेजेंट में है इसलिए विल का आउट करना जरूरी नहीं, लेकिन डाउट के साथ क्या लगता है कंजक्शन, वेदर लगेगा। वेदर माने की क्या, यानी कि उत्तर यस या नो दोनों में आ सकता है, तो वेदर लगता है। तो डाउट के साथ आप जानते रहिए वेदर लगा दीजिए, दैट नहीं लगेगा। आई मूव स्लोली लेस्ट आई शुड नॉट गेट टायर्ड। तो देखिए लेस्ट साथ शुड तो लगता है लेकिन नॉट नहीं लगता, तो नॉट हटा दीजिए, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। योर सिस्टर टॉक्स एज इफ सी इज मैड। देखिए यहाँ ग्रामर का नियम क्या है, एज इफ कंजक्शन रहता है तो इसके पहले प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ इज नहीं लगता है, वर लगता है। ठीक है, तुम्हारी बहन टॉक्स ऐसे बात करती है मानो वह पागल हो, तो होना कहीं वर लिखा जाता है। ठीक है, टॉक्स के साथ अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस है एज इफ के पहले, तो यहाँ वर लिखा जाता है। अगर यहाँ टॉक्ड होता, अगर मान ली पास्ट है, तो यहाँ वर की जगह हैड बीन लिखा जाता है। तो ये ग्रामर का रूल है। डू सो यू लाइक नहीं होगा, डू एज यू लाइक, करो जैसा तुम चाहो, मतलब डू माने करो, वैसा ही करो, एज यू लाइक जैसा तुम चाहो। अगला है अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो देखिए गलती क्या है, अनलेस यू डू नॉट वर्क, हटा डू नॉट हटा दीजिए, क्योंकि अनलेस माने यदि नहीं का अर्थ रहता, तो इसमें अलग से डू नॉट डज नॉट नहीं लगता है। तो बस बाकी आगे बाकी सही है। अगले क्लास में बिल्कुल लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अनलेस वाला में नहीं लगेगा। अनलेस यू डू नॉट हटा दिए, अर्थ होगा यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो सकते। अगला वर्क हार्ड अनलेस यू वांट टू पास। देखिए अब यहाँ क्या है, अनलेस का प्रयोग अगर निगेटिव अर्थ देगा तभी लिखा जा सकते थे, इसमें यहाँ निगेटिव अर्थ देना नहीं है। वर्क हार्ड मैंने कठिन परिश्रम करो, अनलेस यू वांट टू पास, ये तुम पास होना चाहते हो, ये थोड़ी होगी यदि तुम पास नहीं होना चाहते। अनलेस माने यदि नहीं, तो इसलिए अनलेस हट के यहाँ इफ़ हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू पास, यदि तुम पास होना चाहते हो, तो इफ़ का ही निगेटिव अनलेस है, तो नेगेटिव बात नहीं बताना है तो इफ़ लगेगा। ठीक है, अब इस ऊपर वाले में क्या था, नेगेटिव बात बताना था, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम पास नहीं हो सकते हो, तो यहाँ अफर्मेटिव बात है। तो ठीक है, तो इसलिए अनलेस की जगह इफ़ होगा। अगला है 10 years passed when I left the government सर्विस। इसमें गलती है कि हैव पास्ट हो जाएगा, 10 years हैव पास्ट, 10 साल बीत चुके हैं, और फिर नहीं रहेगा, यहाँ सिंस लगेगा। सिंस आई लेफ्ट गवर्नमेंट सर्विस, जब से मैं सरकारी नौकरी छोड़ा हूँ 10 साल बीत गए। तो यहाँ क्या है, ग्रामर का रूल है कि सिंस आता है समय के लिए, तो उसके पहले वाला प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना चाहिए, और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में लिखना चाहिए। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया, समय की बात है, इतना साल बीत गए हैं, तो ये तो कन्फर्म है प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखा जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लिख देंगे, लेकिन कंजक्शन भी तब सिंस ही लगेगा। ठीक है, उधर वाला पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाएगा, तो इसलिए आप यहाँ सिंस लगाइए, यहाँ हैव करिए, एकदम करेक्ट 100% हो जाएगा वाक्य। अगला है लुक आफ्टर यू लिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के एग्जाम में भी आया था ये 2013 के। अब इसमें क्या है कि गलती क्या है, सब लोग तो लुक आफ्टर, लुक साथ आफ्टर आता है, लुक आफ्टर मैंने देखभाल करना, लेकिन ये गलत है। यहाँ आफ्टर ये फ्रेजल वर्ब के रूप में नहीं है, लुक आफ्टर कंजक्शन के रूप में आया था, कंजक्शन के रूप में आया तो हो जाएगा लिव बिफोर, लुक बिफोर यू लिव। माने ये कहावत है कि अग्र सोची सदा सुखी, या बिना विचारे जो करे सो पाछी पछताए। यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या है, लुक माने देख लो, बिफोर यू लिप, लिप माने कूदना, कहीं पर कूदने से पहले देख लो, मतलब कौन सा काम करने जा रहे हो, यानी उस काम में कूदने से पहले आप देख लो, यानी सोच विचार कर काम करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मतलब ये कहावत के हिसाब से अग्र सोची सदा सुखी, यह इसका दूसरे हिंदी होते बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, यानी सोच समझ कर काम करना चाहिए। तो यहाँ आफ्टर यहाँ बिफोर कर दीजिए, वाक्य करेक्ट। ही आस्क्ड मी दैट वाई दे हैड गॉन देयर, तो अब आपको पता है आस्क्ड साथ इनडायरेक्ट है, तो दैट और वाई दोनों नहीं लगता, दैट हटा दीजिए। अगला है ही हेल्प्स यू इफ़ यू विल गो टू हिम, वह तुम्हारी मदद करेगा इफ़ यू विल गो टू मी, ये तुम उसके पास जाओगे। तो देखिए यहाँ क्या है कि इफ़ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामर का रूल है कि भाई फ्यूचर इन मतलब कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ वाला और व्हेन वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, और अगला वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो ये गलत लिख दिए, तो ऐसा करना चाहिए कि ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता कर देगा। ठीक है, कब कर देगा, इफ़ यू गो टू हिम, ये तुम उसके पास जाओगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाएगा, ही विल बी, यहाँ विल हेल्प हो जाएगा, यहाँ विल हट जाएगा, और यू के साथ तो गो सही है। अगला है
ही टोल्ड मी दैट ही विल गो देयर। तो यहाँ देखिए टोल्ड है, पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट का रूल है, तो विल का क्या हो जाता है, वुड हो जाता है। अगला है ही केम आफ्टर आई लेफ्ट। तो अब यहाँ क्या गलती है, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या दो वाक्य जब आते हैं तो आफ्टर जब आता है तो आफ्टर के बाद वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। तो इसलिए अगर यहाँ बिफोर आता तब इधर वाला पास्ट टेंस लिखा जाता है, तो इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है तो इधर वाला पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट हो जाएगा। अगला है ही एज वेल एज यू आर टायर्ड ऑफ द होल, ठीक है, अफेयर। गलती क्या है, देखिए एज वेल एज से जब दो कर्ता जुड़ते हैं तो पहले कर्ता के अनुसार वर्ब लगती है, तो पहला ही है तो इसलिए आर नहीं लगेगा, इज लगेगा, ये गलती थी इसमें, ठीक। क्योंकि यार देखिए ही एज वेल एज यू आर टायर्ड ऑफ द होल, वह पूरे मामले से थक गया है या उब गया है, और साथ ही साथ तुम भी, तो वह थक गया है तो इज लगेगा, ठीक है। इसमें ग्रामर का रूल है कि एज वेल एज के साथ कर्ता दो जुड़े रहते हैं तो पहले के अनुसार लगता है। वेट हियर टिल आई विल रिटर्न, तो टिल यहाँ इंतज़ार करो, टिल माने जब तक ना, आई विल रिटर्न मैं वापस आ जाऊँगा। तो यहाँ गलती क्या है कि इधर जानते हो, तो अभी गलती ये है कि फ्यूचर इन टिल या अनटिल के बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो टिल के बाद विल हटा दीजिए, रिटर्न बस हो गया, टिल आई रिटर्न माने मेरे आने तक यहाँ इंतज़ार करो, या यहाँ इंतज़ार करो जब तक मैं आना जाऊँ, बात एक ही। ही कॉल्ड मी एज ए फूल, तो इसमें गलती क्या है, कॉल्ड के साथ जो है एज नहीं लगता है, ठीक है। कॉल्ड के बाद जो ये सकर्मक क्रिया है कॉल्ड, तो इसके बाद आप इसके ऑब्जेक्ट के साथ जो है तुरंत हम नाउ मतलब लिख देते हैं, ये मतलब सकर्मक क्रिया है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिख देते हैं, बीच में एज का प्रयोग नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा। रिगार्ड के साथ वहाँ एज का प्रयोग जरूरी है लेकिन कॉल के साथ जरूरी नहीं है, यही आपको ध्यान देना। किताब में इसकी डिटेल्स रूल्स आपको मिल जाएंगे, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक्सीलेंट में, अगर आप जानना चाहते हैं ग्रामर की सारी वीडियोज़ बनी है। अगला एज ही इज़ टायर्ड सो ही विल नॉट कम, क्योंकि वह थक गया इसलिए वह नहीं आएगा। तो यहाँ एज मैंने क्योंकि या चूँकि वह थक गया इसीलिए कहेंगे जी, कामा से काम चला जाता, सो लिखना नहीं जरूरी है, ठीक है। सो केवल एक जगह लिखा जाएगा, एज यू सो शैल यू रिप, जैसे तुम बोगे वैसा काटो, वो कहावत है, किताब में दिया भी गया है, बाकी जगह नहीं लिखा जाएगा। तो सो हटा दीजिए, क्योंकि वहाँ बात पे जोर देना था कहावत में, इसलिए लिखा जाता है, नहीं तो लिखा नहीं जाता। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्डर, तो गलती क्या है कि यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं होगे, अनलेस के साथ नेगेटिव वर्ड शब्द नहीं लिखा जाता है, तो सहायक क्रिया हटा दीजिए, विल नॉट, अनलेस यू वर्क हार्डर, ठीक है, सही हो जाएगा। तो ही नाइदर ऑफेंडेड हिम नार हिज ब्रदर, वह ना तो उसे नाराज़ किया ना ही उसके भाई को। तो ग्रामर का ये भी रूल है कि नाइदर के साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो नार के बाद भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ नार के बाद तो ऑब्जेक्ट है लेकिन नाइदर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये होना चाहिए दोनों के बाद, इसलिए सही होगा वाक्य। तो इसलिए आप ऑफेंडेड का पहले कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए ही ऑफेंडेड, ठीक है। क्या करेंगे, ही ऑफेंडेड कर दीजिए, वह नाराज़ कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद करिए नाइदर, ठीक है, हिम, वह नाराज़ किया किसे, नाइदर हिम, ना तो उसे, नार हिज ब्रदर, ना तो उसके भाई को, तो नाइदर हटा के ऑफेंडेड के बाद कर दीजिए। अगला है इफ़ ही विल कम हियर आई शैल हेल्प हिम, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसकी सहायता करूँगा। तो गलती क्या है, इफ़ वाला वाक्य जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा, इसलिए बिल हटा दीजिए, इफ़ ही, तब बिल हट जाएगा तो कम में जुड़ेगा, इफ़ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ आएगा, आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी सहायता कर दूँगा। नो सूनर वी रियली ट्राई दैन वी हैव हाफ सक्सीडेड, ज्यों ही हम वास्तव में प्रयास करते हैं, असली प्रयास करते हैं, त्यों ही हम आधा सफल हो चुके होते हैं। तो बात तो सही है कहावत, लेकिन गलती क्या, सफल हो चुके होते हैं, तो इसमें हैव तो सही है लेकिन करते हैं प्रेजेंट, नो सूनर के साथ यहाँ डू लगेगा, ठीक है। नो सूनर डू वी रियली ट्राई, क्योंकि नो सूनर के साथ तुरंत सहायक क्रिया लिखा जाता तब सब्जेक्ट लिखा जाता, अगर नो सून, ये आपको पता है कि नो सूनर के साथ डिड लिख, पास्ट में है तो डिड लिखा जाता, तो ये वाक्य प्रेजेंट में है इसलिए डू लिखा जाएगा, क्योंकि ग्रामर का रूल है कि प्रेजेंट में अगर दो वाक्य रहते हैं तो एक हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। जैसे पास्ट में पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन होता है दो वाक्य हैड आने पर, जैसे बिफोर या बिफोर आफ्टर आने पर, तो इसी तरह से यहाँ भी ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये क्लास जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा और नो सूनर के साथ डू लगेगा, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ इन्वर्जन ग्रामर का रूल है कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं तब सहायक क्रिया लिखते हैं। अगला है
वॉक स्लोली लेस्ट यू मे नॉट फॉल, तो मे नॉट हटा के शुड कर दीजिए, लेस्ट यू शुड फॉल इतना होगा, क्योंकि लेस्ट के साथ केवल शुड लगता है, नॉट भी नहीं लगता, ना कोई सा क्रिया लगती है। और नो सूनर आई रीच्ड द स्टेशन, तो यहाँ देखिए द ट्रेन लेफ्ट, ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ रीच्ड पास्ट इंडेफिनिट है तो रीच्ड आप हटा के डिड कर दीजिए। नो सूनर डिड आई रीच, फर्स्ट फॉर्म लगेगा डिड के साथ, रीच द स्टेशन, तब यहाँ कामा हट के दैन लगेगा त्यों ही के अंग्रेजी। ठीक है, जो ही हम स्टेशन पहुँचे दाएं माने त्यों ही द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन छूट गई या चली गई। हिज आंसर वाज सच एज आई एक्सपेक्टेड, सच के साथ हमेशा एज लगता है इसलिए दैट नहीं लगेगा। ठीक है, सच के साथ पेयर ऑफ कंजक्शन है, सच के साथ एज, सच माने ऐसा, एज माने जो, उसका उत्तर ऐसा ही था जो मैं आशा किया था, एज मीन्स जो, दैट माने भी जो की होता है या जो, लेकिन यहाँ सच के नाते एज लगेगा। हियर आई नाइदर वांट टू टेक नॉर गिव, मैं ना लेना चाहता हूँ ना देना चाहता हूँ, इसमें गलती क्या है? अब देखिए नाइदर के बाद यहाँ वर्ब आया है तो नार के बाद तो वर्ब। ठीक है, आई, हाँ, आई नाइदर वांट टू टेक नार गिव, यहाँ टू टेक माने लेना, गिव माने देना, तो लेना देना ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, अगर नार के बाद इन्फिनिटिव आया है तो क्योंकि अब यहाँ देखिए तो आपको करना क्या पड़ेगा? आई वांट, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? नाइदर टू टेक नार गिव, ना लेना ना देना चाहता हूँ। ठीक है, तो दो इन्फिनिटिव साथ में आया तो पहले के पहले हम इन्फिनिटिव टू का चिन्ह लगाते हैं, दूसरे के पहले लगाते नहीं हैं, तो उसमें गलती नहीं है। गलती क्या है कि वांट पहले होगा, नाइदर बाद होगा। आई वांट, मैं चाहता हूँ, अब उसके बाद क्या चाहता हूँ? नाइदर टू टेक नार गिव, ना तो लेना ना देना, तो आप इसलिए वांट के बाद नाइदर लगा दीजिए, वाक्य करेक्ट हो जाएगा। आई वांट नाइदर, यहाँ नाइदर हो जाएगा। ठीक है, वांट के बाद तो यहाँ से आप उठा के यहाँ कर दीजिए, वाक्य करेक्ट। अगला है ही नॉट ओनली बिल्ट ए हाउस बट ए गैरेज ऑल्सो, वरना केवल एक घर बनाया बल्कि गैरेज भी बनाया, बल्कि गैराज भी बनाया, गैरेज। तो अब इसमें क्या है कि अब यहाँ देखिए नॉट ओनली के बाद वर्ब आ गया। ठीक है, बट के बाद तो वर्ब आया नहीं है, तो इसलिए आपको करना क्या है? दोनों के पहले वही आना चाहिए। ही पहले आप वर्ब कर दिए, ही बिल्ट। ठीक है, क्या करेंगे? ही, यहाँ से नॉट ओनली काट दिए, ही बिल्ट, तब उसके बाद नॉट ओनली होगा, वह बनाया, क्या बनाया? नॉट ओनली ए हाउस, ना केवल एक घर, बट आल्सो ए गैरेज। ठीक है, आल्सो भी यहाँ से कटेगा, बट के साथ तुरंत लग जाएगा, बट आल्सो ए गैरेज, क्योंकि पेयर ऑफ कंजक्शन एक साथ ही रहता है। ठीक है, ही नॉट ओनली बिल्ट ए हाउस, वो ही बिल्ट, वह बनाया, क्या बनाया? नॉट ओनली ए हाउस, ना केवल एक घर, बट आल्सो ए गैरेज, बल्कि एक गैरेज भी बनाया। बस ऐसे हो जाएगा। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तो डू नॉट हटा दीजिए, अनलेस के साथ तो देखिए डू नॉट लगता नहीं है। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू विल फेल, तो तुम फेल हो जाओगे, यही अर्थ निकल रहा है। तो अनलेस माने यदि नहीं तो डू नॉट हटा दीजिए। नादर ही इज़ ए रोग, न तो वह बदमाश है, नारे मैडमैन, न तो वह पागल आदमी है। अब इसमें गलती क्या है कि अब देखिए नार के बाद ऑब्जेक्ट आया, क्या है? पागल आदमी ना, तो अब यहाँ क्या है? नाइदर के बाद तो सब्जेक्ट आया, नार के बाद तो सब्जेक्ट नहीं आया, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया तो ये सब्जेक्ट हो नहीं सकते। तो अब इसलिए आप ऐसे कर दीजिए। ठीक है, नार के बाद अगर ही नहीं आया तो आप कह दीजिए ही इज़ पहले लिख दीजिए, नाइदर यहाँ से हटा दीजिए, ही इज़ वो है, क्या है? अब वाक्य के बाद बता दिए, नाइदर ए रोग, ना तो बदमाश, नारे बैडमैन। ठीक है, अब देखिए रोग में से तो बदमाश आदमी, दुष्ट आदमी के, बहुत दुष्ट है, बहुत बदमाश है। वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू डू नॉट फॉल, तो डू नॉट हटा के आप क्या कर दीजिए? शुड कर दीजिए, क्योंकि लिस्ट के साथ शुड ही आता है और कोई सहायक क्रिया नहीं आती है, ना तो नेगेटिव वर्ड डू नॉट सहायक क्रिया भी नहीं आती है, तो डू सहायक क्रिया हटा के शुड कर दिए। नॉट लगता नहीं लिस्ट के साथ, क्योंकि लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो नहीं का अर्थ रहता है, इसलिए इसमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। तो सावधानीपूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, लिस्ट यू शुड फॉल। तो ये था आपका जो है 35 वाक्य थे जो इस पर आधारित थे। इनकरेक्ट थे, करेक्ट करना था। इसका एक्सरसाइज 22, इसके बाद आपको एक्सरसाइज 23 आपको बता दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। 23 में देखिए मिसलेनियस है, सब मिले जुले हैं, तो ज़रूर आप इसको देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RM इंग्लिश क्लासेज। आइए आज एक्सरसाइज नंबर 23, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, सिंटैक्स पर आधारित, इसको हम देखते हैं। इसके पहले हम आपको कंजक्शन तक की सारी वीडियोस बना चुके हैं, इसका एक्सरसाइज 22 तक करा चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा,
तो उसके माध्यम से वहाँ भी देख सकते हैं रूल्स एंड एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, सब कुछ। ठीक, नहीं तो आप क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से जाइए, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो जो एक तरफ से देख लीजिए। तो देखते हैं सिंटैक्स पर आधारित हैं, क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से ली गई हैं। वैसे इसके अलावा अन्य कंपटीशनल एग्जाम या हर एग्जाम के लिए यूजफुल हैं। पहला वाक्य है माई सेल्फ फाउंड हिम स्टीलिंग। तो इसमें क्या गलती है ये आपको बताना है। पूरा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को सही करना। तो देखिए गलती ये है कि माई सेल्फ के पहले इसमें आई रहेगा, क्योंकि माई सेल्फ कभी भी किसी वाक्य का प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन या मतलब पर्सनल प्रोनाउन का मतलब पर्सनल प्रोनाउन से बना हुआ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेल्फ या सेल्फ फॉर्म है पर्सनल प्रोनाउन का। तो कोई भी सेल्फ या सेल्फ फॉर्म कभी सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे स्पोकन में कह देते हैं माई सेल्फ करके अपना नाम बता देते हैं, लेकिन माई नेम इज़ करके भी बताया जाता है, आई एम करके, तो ये माई सेल्फ गलत है। तो माई सेल्फ ग्रामर का रूल क्या कर रहा है आपको प्रोनाउन वाले चैप्टर में दिया गया है कि माई सेल्फ यानी कि सेल्फ या सेल्फ फॉर्म यानी रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन किसी का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, बल्कि इसके पहले इसके अनुसार सब्जेक्टिव केस भी होना चाहिए। आई माई सेल्फ डिड फाउंड हिम स्टीलिंग, मैं स्वयं उसे चुराते हुए देखा। तो इस तरह से बात पर जोर देने के लिए सब्जेक्ट के बाद सेल्फ या सेल्फ फॉर्म आ जाता है एम्फेटिक प्रोनाउन में, लेकिन ये माई सेल्फ अकेला नहीं आ सकता। ठीक है, ये तो आई फाउंड हिम स्टीलिंग तब भी सही था, लेकिन आप माई सेल्फ नहीं होगा, तो इसलिए आप आई लगा दीजिए, माई सेल्फ भी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है ही रिपेंट्स फॉर हिज फॉली, वो अपनी मूर्खता के लिए क्या किया, पश्चाताप करता है, नहीं पश्चाताप किया। तो देखिए एक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसमें मतलब कोई आदमी मूर्खता किया, मूर्खता के लिए, तब फिर वो क्या किया, पश्चाताप किया, वो बात आप बता रहे हैं। तो सीधी सी बात रिपेंट्स नहीं रहेगा, रिपेंटेड रहेगा। ही रिपेंटेड फॉर हिज फॉली। ही आस्क्ड दैट वाई दे हैड कम अर्ली। तो इसमें क्या गलती है, देखिए आस्क्ड है तो इनडायरेक्ट का रूल है, दैट और वाई दोनों कंजक्शन नहीं आते, तो इसलिए आप दैट हटा दीजिए, बिल्कुल सही हो जाए। ही आस्क्ड वाई दे हैड कम अर्ली, उसने पूछा कि क्यों वे जल्दी आए हैं या तड़के आए हैं, तो दैट हटाइए। अगला टेक इट इफ़ यू विल लाइक। तो देखिए इसे ले लो, इफ़ यू विल लाइक, ये तुम चाहो, तो यहाँ तो चाहो ये तुम चाहो, इफ़ वाला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं। अगर अगला वाक्य प्रेजेंट में है या इम्परेटिव में है तो हम इफ़ वाला क्या करते हैं, तो इम्परेटिव सेंटेंस में है या मतलब अगला वाक्य में आगे किया था तो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो हम हमेशा इफ़ वाला क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो इतना जान लीजिए, बिल नहीं रहेगा, क्योंकि इफ़ के देखिए इफ़ वाला वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, तो अगला वाक्य क्या हम या तो फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा या तो इम्परेटिव रहेगा। तो इस तरह से ये इम्परेटिव है तो इसको हम प्रेजेंट में ही लिखेंगे। बिल हटा दीजिए, बस बात खत्म। ये तुम चाहो, ये अर्थ इसे ले लो, ये तुम चाहो वर्तमान में कहा जाता है, ये तुम चाहो तो इसे ले लो, एक थोड़ी कि चाहोगे तो इसे ले लो, अब नहीं, तत्काल की बात की जा रहा है, वर्तमान में बात की जा रहा है, तो बिल हटेगा। द फार्मर हैज़ प्लाउड द फील्ड स्टरडे। तो देखिए स्टरडे आ गया तो हैज नहीं रहेगा, स्टरडे का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में होता है, इसलिए हैज हटा दीजिए, सेकंड फॉर्म प्लाउड सही है। अगला दिस इज द सेम मैन हु मेट मी स्टरडे, यह वही आदमी है जो मुझसे कल मिला। तो देखिए सच या सेम के साथ यहाँ हु नहीं आता है, इसके साथ आया जाता है, एज मेट मी स्टरडे हो जाएगा। आई सेल स्टे हियर अंटिल ही डज नॉट कम। तो अंटिल के बाद देखिए निगेट, अंटिल माने जब तक नहीं होता, तो इसके साथ डू नॉट या डज नॉट नहीं लगता, अंटिल ही, उसके बाद अफर्मेटिव क्लॉज आएगा। तो कम ही एक वचन है तो कम में भी यस जोड़ देंगे, अंटिल ही कम्स। ठीक है, मैं यहीं रुकूंगा जब तक वह आ ना जाए। अगला है ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन। तो मैन नहीं रहेगा, यहाँ मैन रहेगा, क्योंकि देखिए वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो मैन यहाँ बहुवचन होगा। वन ऑफ माने होता है में से एक, वह अमीर व्यक्तियों में से एक है, व्यक्तियों का अंग्रेजी मैन होगा, ना कि मैन होगा। अगला है ही रोट ए बेस्ट बुक। देखिए एक किताब अगर है वह लिखा, तो बेस्ट कहाँ लिखेगा, गुड बुक हो जाएगा। ही रोट ए गुड बुक, वह एक अच्छी किताब लिखा, इस तरह से कहा जाए। या तो आप ही रोट द बेस्ट बुक, वह सबसे अच्छी किताब लिखा, कई लोगों से तुलना अगर करना है तो द बेस्ट लिख सकते थे, तो यहाँ सिंपली बताया जा रहा है, तो इसलिए गुड का प्रयोग अच्छा होगा। तो ही रोट ए गुड बुक, ठीक है, तो एक अच्छी किताब लिखा, ना कि एक सबसे अच्छी किताब लिखा, ऐसा नहीं। अगला है ही इज़ फॉन्ड फॉर स्वीट्स। फॉन्ड फॉर नहीं होता, फॉन्ड ऑफ होता, फॉन्ड साथ ऑफ लगता, और मिठाइयों का शौकीन है। अगला है दिस इज़ ए कम्फर्टेबल हाउस टू लिव, लिव के साथ इन लगता है, लिव इन माने रहने के लिए, ठीक है, यह एक आरामदायक घर है, टू लिव इन जिसमें रहा जाएगा, नहीं रहने के लिए।
तो लिव के साथ किसी स्थान को बताने के लिए कि कहीं पर स्थान में रहने के लिए लिव साथ इन लगता है, 3 लगा दीजिए। वाइन इज़ मेड ऑफ ग्रेप्स, तो मेड ऑफ नहीं लगेगा, यहाँ मेड फ्राम लगेगा। क्यों लगेगा? देखिए मेड के साथ ऑफ और फ्राम दोनों लगता है। जब इसे करें शराब जो है अंगूर से बनाई जाती है, तो जब किसी चीज़ से कोई चीज़ बनाई जाए उस चीज़ को हम ओरिजिनल उसी रूप में ना प्राप्त कर सकें तो हम फ्राम लगाते हैं, नहीं तो हम ऑफ लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर, इस तरह से कुछ बना सकते हैं। अंगूठी सोने की बनी है, कुर्सी जो है लकड़ी से बनी है, कुछ भी, तो हम लकड़ी को तोड़ देंगे, कुर्सी प्राप्त कर लेंगे। अंगूठी को फिर से सोना या चांदी जिससे बनी है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं पिघला के। लेकिन यहाँ क्या है, नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसी रूप में हम नहीं प्राप्त कर सकते। शराब बन गई, अंगूर से शराब बन गई, तो फिर शराब से हमको अंगूर नहीं मिल सकता, ठीक है। अंगूठी से सोने की अंगूठी मिल गई तो अंगूठी टूट जाएगी, फिर सोना हमको मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगा, लेकिन शराब नहीं, इससे अंगूर नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, वाइन्स के साथ फ्राम लगाते हैं तब ऐसी कंडीशन में। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल जैसे बता दें हम कि घी इज़ मेड फ्राम मिल्क, दूध से घी बनता है, तो घी से हम दूध नहीं प्राप्त कर सकते, तो वहाँ भी फ्राम लगता है। पनीर, चीज़ इज़ मेड फ्राम पनीर, चीज़ इज़ मेड फ्राम मिल्क, पनीर दूध से बनता है, तो दूध से फिर पनीर बन जाने के बाद हमको दोबारा नहीं दूध, वहाँ भी फ्राम लगता है। तो इस तरह से सम स्वीट्स आर मेड फ्राम मिल्क, कुछ मिठाइयाँ जो है दूध से बनती है जैसे छेना वगैरह, तो वहाँ भी हमको नहीं मिल सकता दूध, तो ऐसे कंडीशन में फ्राम लगता है, नहीं तो ऑफ लगता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगला है इट वाज मी हु डिड इट, यह मैं हूँ, मैं था जिसने इसे किया। तो देखिए इट वाज के बाद जो है मी नहीं आएगा, आई आएगा, क्योंकि इट के साथ इज एम आर वाज वर्क जो भी आएगा तो उसके बाद कम्प्लीमेंट जो रहता है सब्जेक्ट टू केस में रहता है, ठीक है। अगला है दिस चेयर इज मेड विथ नहीं रहेगा, मेड ऑफ रहेगा। यह कुर्सी लकड़ी की बनी है, तब यहाँ लकड़ी की बनी है, कोई लकड़ी प्राप्त कर सकते तो यहाँ मेड के साथ विथ और फ्रॉम कुछ नहीं रहेगा, रहेगा तो ऑफ। इट इज़ आई, ये तो सही है, इट इज़ आई। हु इज़ टू गो, इज नहीं रहेगा यहाँ, आई के अनुसार हु के बाद जो लगेगा वर्ब आई के अनुसार लगेगा, हु के एंटीसीडेंट के अनुसार, आई के साथ आई एम लगता है इसलिए इसकी जगह आई एम हो जाएगा। द रिच इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी, देखिए द रिच माने अमीर लोग, तो इज नहीं रहेगा आर, क्योंकि ये बहुवचन माना जाता है अमीर लोग, रिच के पहले द लगा जाए तो पूरे बहुवचन माना जाता है, ठीक है। अगला है आई हैव पास्ड माई MA इन 1995, मैं अपना MA जो है 1995 में पास किया। देखिए 95 में पास किया तो बीती बात है, तो बीती बात है तो प्रेजेंट में नहीं लिखा जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा हैव पास्ट। तो कोई भी सन रहता है तो जैसे और यस्टरडे रहता है, एगो रहता है, लास्ट नाइट या लास्ट डे, इस तरह कुछ भी रहता है, तो ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। जैसे भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तो इंडिया बिकम फ्री 1947 लिखा जाएगा, हैव बिकम नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से यहाँ हैव हटाइए, पास्ट में है तो पास्ट में लिखिए, पास्ट इंडेफिनिट में। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट द अर्थ वाज राउंड, मेरे भाई ने मुझे बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल थी नहीं, गोल है, मौके पे भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए वाज को इज को वाज में नहीं बदला जाएगा इनडायरेक्ट में, भले यहाँ पास्ट में है, तो इसलिए आप इज कर दीजिए। हु डिड राइट दैट लॉन्ग लेटर, उस लंबे पत्र को कौन लिखा, तो देखिए हु डिड राइट नहीं होगा, हु रोट होगा, क्योंकि हु के बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आ जाती है, अगर नेगेटिव नहीं है तो डिड नहीं लगता है, तो हु रोट हो जाएगा, कौन लिखा दैट लॉन्ग लेटर। दोज हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वे जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, दे आर ऑफन इन डिफ़िकल्टी इन इंग्लैंड, वे प्राय इंग्लैंड में कठिनाई में आ जाते हैं। तो इसमें गलती क्या है कि वे एक सब्जेक्ट दोज है और एक सब्जेक्ट हु है, हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश ये आपका एक अलग क्लाज है। अब दोज जब सब्जेक्ट हो गया है तो यहाँ दे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोज का सब्जेक्ट है, इसका वर्ब आर है, दे फालतू है तो इसको हटा दीजिए आप, तो जाएगा दोज वे हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, आर ऑफन इन डिफिकल्टी इन इंग्लैंड, तो दे हटा दीजिए, वाकई करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसी यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, घंटी दबा लें, ताकि समय से जैसे वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RM इंग्लिश क्लासेज। आइए आज एक्सरसाइज नंबर 24, ये सिंटैक्स की लास्ट एक्सरसाइज है, इसको हल करते हैं। इसके पहले 23 एक्सरसाइज मैं सॉल्व कर चुका हूँ, रूल्स एग्जांपल्स भी बता दूंगा, अगर नहीं भी देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप सभी वीडियो देख लीजिए, या फिर क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए। इसके बाद आपको जो है बोर्ड परीक्षा की सारी एक्सरसाइजेज जो हैं आपको करा दी जाएंगी, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें, सीखते रहें। ये इंटर की किताब है लेकिन हर एग्ज़ाम में ये यूज़फुल होगा जिसमें इंग्लिश आती है। देखिए
पहला है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को सही करो। पहला वाक्य है ही रिजेम्बल्स विथ हिज फादर, वो अपने पिता से मिलता जुलता है। ठीक है, रिजेम्बल्स माने शक्ल का मिलता जुलता। तो रिजेम्बल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता, इसलिए आप विथ हटा दीजिए, क्योंकि ये पूरा मिसलेनियस है, मिला जुला है, पूरा सिंटैक्स है, नाउन से लेकर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच मिला के है। तो रिजेम्बल्स के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। रिजेम्बल्स माने हो गया किसी से मिलता जुलता है, किसी के साथ, तो विथ लगाने की जरूरत नहीं। ही इज़ कमिंग फ्राम साउथ, फ्राम साउथ नहीं रहेगा, फ्राम द साउथ रहेगा, क्योंकि ग्रामर का रूल है प्रीपोजिशन के बाद जो है यानी दिशा का नाम है तो द हम जरूर लगाते हैं दिशा के पहले, इनकी दिशा के पहले प्रीपोजिशन है तो द का प्रयोग जरूर लगाते हैं। इसी तरह से द सन राइजेज इन द ईस्ट, देखिए इन प्रीपोजिशन है तो ईस्ट पूर्व पूर्व में निकलता तब भी द लगता है। ही हैज़ अराइव्ड फॉर एट 6 PM स्टरडे, वह कल शाम को 6 बजे आया। तो कल आया तो पास्ट की बात है तो हैज़ नहीं रहेगा, ठीक है, हैज़ हट जाएगा, स्टरडे आने फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। इट इज़ आई हु हैज़ डन इट, यह मैं हूँ जिसने इसे किया है। तो देखिए आई के अनुसार यहाँ हैज़ नहीं रहेगा, हैव रहेगा, क्योंकि हु के पहले जो प्रोनाउन है या नाउन उसी के अनुसार हु के बाद वर्ब लगता है, तो हैव हो जाएगा। बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि यू डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिक बल्ब, आप इलेक्ट्रिक बल्ब को टच न कर दें, बिजली के बल्ब न छू जाए। तो देखिए लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि ये निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ कोई भी सहायक क्रिया और नॉट का प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए डू नॉट हटा दीजिए। और एक बात और जान लीजिए कि लिस्ट के साथ किसी अन्य सहायक क्रिया या नॉट का प्रयोग नहीं करके हम केवल शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, केवल एक सहायक क्रिया लगाएंगे शुड, बाकी नॉट भी नहीं लगाते। लिस्ट यू शुड टच एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसे हो जाएगा। टेक केयर योर हेल्थ, टेक केयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने हेल्थ की देखभाल करो। और देखिए अगला है ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। तो ईच देखिए एक वचन है, ईच ऑफ के बाद प्लूरल भरेगा, लेकिन ईच जो है इस सब्जेक्ट इसमें ईच है, क्योंकि आप तो एक आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाने वाला शब्द हमेशा ऑब्जेक्टिव केस माना जाता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती नहीं है, इसलिए ईच के अनुसार वर्ब हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा। ईच प्री क्या है, सिंगुलर है। द जनरल एज वेल एज द सोल्जर्स आर रनिंग अवे, तो यहाँ आर नहीं रहेगा, ईज लगेगा। क्यों लगेगा देख लीजिए, एज वेल एज के द्वारा जब दो नाउन जुड़े रहते हैं ना तो पहले के अनुसार लगता है, तो पहला आपका एक वचन है जनरल, इसलिए आर के जगह ईज लगेगा। दिस इज क्वाइट डिफरेंट दैन दैट, तो डिफरेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्राम लगता है, तो दैन हटा के फ्राम लगा दीजिए। यह बिल्कुल उससे अलग है, अलगाव बताने के लिए हमेशा फ्राम लगता है। द ए नंबर ऑफ बॉयज़ वर देयर, तो वर वाज देयर, सर ए नंबर ऑफ माने बहुत से लड़के वहाँ थे, तो वाज नहीं रहेगा, वर, बहुत से लड़के हैं, सीधी सी बात है। ए नंबर ऑफ के साथ जो है प्लूरल नाउन आता है तो ये पूरा सब्जेक्ट मिला के माना जाता है। मेनी, ए नंबर ऑफ इज इक्वल टू मेनी, मेनी बॉयज़ वर देयर, ठीक है, तो वाज जगह वर लगा दीजिए। अब एक बात और भी ध्यान दीजिए कि ए नंबर की जगह अगर द नंबर होता, ठीक है, जैसे ध्यान देखिए द नंबर ऑफ बुक्स है, तब उसके बाद वर्ब सिंगुलर आती है, तो द नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब निश्चित संख्या को बताता है लड़कों, ठीक है, द नंबर होता तब वहाँ वर वाज सही था। ए नंबर ऑफ है, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए वाज की जगह वर लगेगा। देखिए आगे 10 माइल्स और ए लॉन्ग डिस्टेंस टू आर्क, तो 10 माइल्स के आर्क नहीं रहेगा, ईज लगेगा, क्योंकि समय, रकम और दूरी बताने वाली चीज़ों के साथ एक वचन की वर्ब लगाते हैं। तो 10 मील, ठीक है, तो 10 मील एक बधी हुई दूरी बताया जाता है, तो दूरी बताने के लिए आर नहीं रहेगा, ईज रहेगा। अब यहाँ देखिए द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आया है तो आर नहीं रहेगा, ईज रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ए नंबर ऑफ के साथ देखिए प्लूरल नाउन है तब तो वाज नहीं रहेगा, मतलब प्लूरल वर्ब आती है ए नंबर ऑफ के साथ, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो इतना ध्यान देना। गीता एम्स टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम, गीता जो है परीक्षा में प्रथम आने का उद्देश्य बनाती है। तो पहली बात उद्देश्य बनाने के लिए एम्स टू नहीं रहता, एम्स एट लगता है, एम्स एट, ठीक है, एम एट माने उद्देश्य बनाना, तो गीता एम्स एट हो जाएगा, उद्देश्य बनाती है। स्टैंड फर्स्ट नहीं तो स्टैंडिंग फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी एट आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो है क्या आता है, जीरंड या नाउन आता है, तो यहाँ स्टैंड का जीरंड फॉर्म बना देंगे, स्टैंडिंग फर्स्ट, प्रथम आने के लिए। गीता एम्स एट स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, ये करेक्ट वाक्य होगा। गिव हिम सम ब्रेड्स, ब्रेड्स नहीं रहेगा, ब्रेड रहेगा, क्योंकि ब्रेड का बहुवचन नहीं बनता है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो ब्रेड का ब्रेड ही रहेगा। गिव हिम सम ब्रेड, उसे कुछ ब्रेड दे दो, रोटियाँ दे दो, रोटी दे दो, ब्रेड दे दो, ठीक है, तो ब्रेड अनकाउंटेबल है तो ब्रेड कर दो, चपातीज भले कह सकते हैं। तो ब्रेड एंड बटर भी सुने होंगे आप, ब्रेड एंड बटर, तो यह हटा दीजिए, आप क्वेश्चन में गलती नहीं है।
अगला है मैनी ए स्टूडेंट मेक दिस मिस्टेक। तो मैनी ए के साथ देखिए एक वचन का नाउन आता तो वर्ब भी एक वचन किया था, इसलिए मेक में आप यस जोड़ दिए, मेक्स दिस मिस्टेक। कई विद्यार्थी ऐसी गलती करते हैं, इस प्रकार की यह गलती करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टू, तो दो लोगों की तुलना के लिए बेस्ट नहीं रहता है, कंपैरेटिव डिग्री लगता है, बेटर हो जाएगा। दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू। एक बात ध्यान देना, ऑफ द टू है तो इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री लगता है और उसके साथ द भी सही माना जाता है, इसलिए सही है, बेस्ट का बेटर हो जाएगा। ही इज़ इल्डेस्ट मैन इन द विलेज, वह गाँव में सबसे बड़ा आदमी है। तो इल्डेस्ट देखिए सगे भाइयों के लिए लगता है, पूरे गांव में बताया जाए बड़ा है तो सगा भाई की बात है नहीं, तो इसलिए इल्डेस्ट की जगह क्या कर देंगे आप, ओल्डेस्ट कर देंगे। ओल्डेस्ट अलग परिवार के व्यक्तियों के लिए लगता है। हाँ, तो सबसे बड़ा है या बूढ़ा है, बात देखिए वो ओल्डेस्ट लगी हो। गिव हिम 2 सोप्स, ठीक है, उसे 2 सोप माने साबुन दे दो। देखिए इस वाक्य में ही गिव मी 2 सोप्स, ये गलत है, इसमें होना चाहिए गिव मी 2 बार्स ऑफ सॉप, SOAP। सॉप का वचन सॉप से नहीं होगा, बार्स ऑफ सॉप होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा, मुझे दो, गिव मी, मुझे दो 2 सॉप्स, मतलब 2 साबुन दो, ऐसे नहीं कि मतलब साबुन की 2 बट्टी दो, मतलब 2 बट्टी साबुन दो, ऐसे कहते हैं ना कि 2 बट्टी साबुन दे दो। तो बट्टी के अंग्रेजी क्या होता है, बार्स, 2 बार्स ऑफ सॉप, ऐसे मतलब मुझे 2 बट्टी साबुन दे दो। बार्स ऑफ 2 बार्स ऑफ सॉप मैंने 2 बट्टी साबुन। सॉप में यस नहीं जोड़ेंगे, एक से ज़्यादा बट्टी है तो उसमें हम बार में यस लगा देते हैं, ठीक है। तो वैसे ठीक है, तो गिव मी 2 बार्स ऑफ सॉप, ये हो जाएगा। द गोल्ड इज येलो नहीं होगा, गोल्ड इज येलो होगा, क्योंकि ये आपका जो है मटेरियल नाउन है, तो इसके पहले गोल्ड के पहले इस सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, उसी तरह से गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता। ही कम्स फ्रॉम ए नोबल फैमिली, तो फ्रॉम नहीं रहेगा, ऑफ रहेगा। ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, वो एक श्रेष्ठ परिवार से आता है या एक श्रेष्ठ परिवार से संबंधित है। तो कम्स ऑफ माने होता है बिलोंग टू, ठीक है। तो कम्स के साथ फ्रॉम नहीं लगता, परिवार बताने के लिए ऑफ लगता है, OF। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए इसके बाद एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, तो इसको सभी 15 में 16 में जिस भी सन में जो आई हैं, इसको मैं एक बार में अलग अलग पढ़ा चुका था पिछले साल। इस वर्ष आपको मैं पूरा मिला के बताऊंगा, जो इस वर्ष की पूछी गई एक्सरसाइज उसको भी मिला के, तो इसलिए आप इसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जामिनेशन पेपर्स के साथ, और साथ के साथ मैं ग्रामर के अन्य टॉपिक होमोफोन्स को मैं कवर कर रहा हूँ। एक पार्ट बना है, तो दूसरा पार्ट भी मैं इसके बाद अपलोड कर रहा हूँ, दूसरा तीसरा सब। तो बाकी जो है वीडियोस जो नहीं बनी हैं जैसे होमोफोन्स की, तो उसको कवर कर रहा हूँ। बाकी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको मैं कवर करने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल पे जुड़े रहें। और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रामर काम देने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।